हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। और मैं आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम देखने वाले हैं हमारा जो यूपी बोर्ड है उसके पहले चैप्टर के, जिसका नाम है, देख लेते हैं एक बार भाई क्या नाम है। तो नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके हम देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए थे, फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो बनानी है। तो चलिए आज हम करने वाले हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। कहां से भाई? यूपी बोर्ड से हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए। बात समझ में आ रही है? पर आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं इस पूरे चैप्टर का, जिसमें इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम एक नजर फेर लेते हैं, जिससे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी से कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या है भाई? अभिक्रियाओं के प्रकार। ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन सी चीज है? अभिक्रियाओं के प्रकार, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कौन सी है भाई? तो संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है, द्विवीय विस्थापन है, उपचयन और अपचयन है। मतलब ये कि यदि आपको ये समझ में आ जाए कि जो रिएक्शन आपके सामने है उसका प्रकार कौन सा है, ठीक है, तो फिर रिएक्शन को समझ पाना, ठीक है, और जो भी आपका अभिकारक है, जो भी प्रोडक्ट है यानी कि उत्पाद है, उनके बीच में जो भी खिचड़ी पक रही है वो समझ पाना बड़ा ही आसान हो जाता है। चलो ध्यान से देखो भाई, संयोजन क्या है? तो दो चीजों का मिलना। बात समझ में आ रही है? तो कैसे मिला? कार्बन मिला, किससे मिला? ऑक्सीजन से मिला। क्या बना? तो भाई CO2 बना। कहानी समझ में आ गई? तो दो चीजें यदि मिलकर एक आपका उत्पाद बना रही है, दो रिएक्टेंट्स मिलकर यदि एक प्रोडक्ट बना रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन। मतलब अभिकारक कितने भी हो सकते हैं, पर आपका जो उत्पाद है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ भाई? वियोजन दिया हुआ है। अब जैसे आपका संयोजन था ना, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है? आपका वियोजन। वियोजन में क्या होगा कि जो एक आपका भाई क्या है, तो ध्यान से देख लीजिए क्या है? एक अभिकारक है, तो वो दो या दो से ज्यादा उत्पाद होंगे, उसमें वो टूट जाएगा। कहने का मतलब ये कि CaO, CO2 प्लस और भी बहुत सारे हो सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? एक अभिकारक एक से ज्यादा में टूटेगा तो वो क्या होगा? तो वो होगा आपका वियोजन। एक से ज्यादा अभिकारक यदि एक उत्पाद बनाएंगे तो वो क्या होगा? आपका संयोजन। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है भाई? विस्थापन दिया हुआ है। अब ये विस्थापन क्या होता है? तो यहां पर आपके जो अभिकारक हैं वो आपस में एक्सचेंज खेलते हैं। मतलब ये कि एक जगह से कोई अणु निकलेगा, वो दूसरे को रिप्लेस करेगा। जैसे आपने देखा होगा आपकी कौन सी सीरीज भाई? क्रियात्मक श्रेणी, रिएक्टिविटी सीरीज, राइट। तो वहां पर आपने देखा कि जो Fe है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील है। हमने एक श्रेणी देखी थी, क्रियात्मक श्रेणी, राइट। तो उसमें क्या देखा था कि सबसे ज्यादा कौन था भाई? सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम था, फिर सोडियम था, फिर बहुत सारे थे, फिर बीच में कहीं पर Fe यानी कि आयरन आता था, उसके नीचे कहीं पर कॉपर था, सबसे नीचे कहीं पर सोना और चांदी थे। तो वो जो क्रियात्मक श्रेणी है, रिएक्टिविटी सीरीज है, उससे हमें यह पता चलता है कि जो Fe है वो ज्यादा रिएक्टिव है, और जो Cu यानी कि तांबा है, कॉपर है, वो कम रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाले ने कम रिएक्टिव वाले को क्या किया? रिप्लेस कर दिया। तो देखो किया ना रिप्लेस। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो क्या हुआ भाई? विस्थापन हुआ। आयरन जो है वो कॉपर की जगह पर जाकर लग गया। ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। द्विविस्थापन। अब इसमें क्या हुआ कि सोडियम और बेरियम के बीच में जो है खेल फिक्स हो गया। बात समझ में आ रही है? मतलब जहां पर सोडियम था वहां पर बैरियम आ गया, और जहां पर बैरियम था वहां पर सोडियम चला गया। तो अब ध्यान से देखेंगे कि सल्फेट के साथ बैरियम आ गया तो ये बैरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम चला गया आपके क्लोरीन के पास में तो वो सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या आपको एक कहानी समझ में आ रही है? मतलब ये कि रसायन विज्ञान की दुनिया में ये जो 5 प्रकार की अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, ये बड़ी ही जरूरी होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं उपचयन और अपचयन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो उपचयन और अपचयन है ना, इसको मैं एक सेपरेट कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ाने वाला हूं। अभी आप सिर्फ ये देख लीजिए, ठीक है, कि जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला है उसका अपचयन हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है उसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है। कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसी रिएक्शन या ऐसी विक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन होता है, हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ गई? परेशानी वाली कोई बात नहीं है।
आप अभी 1 2 3 4 रिएक्शंस को समझने की फोकस करो, जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके हमेशा साथ है। बात समझ में आ रही है? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, सारी चीजों को कॉपी में पटक दिया, पक्का पक्का। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा उपचयन और अपचयन, मतलब ये कि आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हमने पहले से ही पूरा जो डेटा है, पूरी जो फील्डिंग है वो जमा ली है। और देखते हैं अब कि हमारा जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये क्या चीज है। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करेंगे भाई कहां से? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका जो अपचयन होता है ना, उसको इंग्लिश में हम रिडक्शन कहते हैं, और जो उपचयन होता है ना, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमने क्या किया, जो रिडक्शन है वहां से रेड निकाला, और जो ऑक्सीडेशन है वहां से ऑक्स निकाला, और दोनों को हमने मिलाकर बना दिया रेडॉक्स। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कहां बनाएंगे? तो यहां बनाएंगे। चलो यहां बनाएंगे, इधर से ऑक्स लाया, यहां से रेडॉक्स लाया, और ये देखो क्या बनाया। ध्यान से देखो, ये देखो क्या बनाया, रेडॉक्स। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से हमने क्या बना दिया स्टूडेंट्स? रेडॉक्स बना दिया। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आई? यस और नो? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो एक साथ होता है, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए समझ लेते हैं रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। ठीक, तो रिडक्शन की अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनमें से यदि कुछ होता है तो रिडक्शन है। इस तरफ जितने चरण लिखे हुए हैं, इनमें से यदि कुछ होता है तो वो ऑक्सीडेशन है। अब रिडक्शन क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, किसी भी चीज में हाइड्रोजन जुड़ेगी तो वो क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। बहुत अच्छी बात, यानी कि अपचयन होगा। कहीं से यदि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो वो भी अपचयन होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का बाहर निकलना भी अपचयन है। ये कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, ये एक शॉर्ट रिवीजन है जिससे हम क्वेश्चंस को टारगेट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वीडियोस और एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपके स्टेट बोर्ड की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट पर आप जा सकते हैं, वहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के चैनल पे सारी चीजें देख सकते हैं। पर क्योंकि आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए इन चीजों का हम एकदम क्विक रिवीजन ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो रिडक्शन क्या है भाई? H2 का जोड़ना। और क्या है? तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना। तो अब यहां पर आओ, ध्यान से देखो इसको, वही तो था। इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला, तो इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो वही तो है, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होगा? अपचयन होगा। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। सवाल पैदा होता है कि सर ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और ये कम ज्यादा कैसे होती है, समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, बात समझ में आ रही है? ये क्या कहलाता है आपका? ये रिडक्शन कहलाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये क्लोरीन है और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा, ध्यान से देखो, अब ये क्लोरीन थी, अब ये क्या था भाई? ये क्लोरीन था यहां पर, है ना। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्लोरीन ने क्या बना लिया? Cl नेगेटिव बना लिया। क्या बना लिया? Cl नेगेटिव बना लिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो क्लोरीन का परमाणु था भाई वो तो न्यूट्रल था। क्लोरीन का जो परमाणु था वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल था मतलब उदासीन था। उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या थी वो एक बराबर थी। इसका मतलब ये कि इसके ऊपर जो आवेश था वो 0 था। ये जो आवेश होता है किसी परमाणु के ऊपर या अणु के ऊपर, यही होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या। तो इसके ऊपर कितना था भाई? 0 था। यहां पर कितना आ गया? -1 आ गया। तो ध्यान से देखो ऑक्सीकरण संख्या कैसी हो गई? कम हो गई। कहानी समझ में आ रही है? तो ये थी आपकी ऑक्सीकरण संख्या, किसके लिए? क्लोरीन के लिए। इधर वाली ऑक्सीकरण संख्या किसके लिए? तो क्लोरीन के आयन के लिए। बात समझ में आई? तो जब कभी भी ऑक्सीकरण संख्या कम होगी हम उसको क्या बोलेंगे भाई? अपचयन, यानी कि रिडक्शन। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलो फिर नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, बिल्कुल सही बात है। देखो इलेक्ट्रॉन जुड़ गया है, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन में जुड़ गया है। क्या मिला आपको? Cl नेगेटिव। तो बात बस इतनी सी है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में फिट रखना है। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, नॉट टू वरी, बट उसके पहले कॉन्सेप्ट वीडियो पूरा देख लेना, प्रीवियस ईयर पूरा देख लेना, ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। गॉट इट? आगे बढ़ेंगे। चलो किसकी बात हो रही है भाई? ऑक्सीडेशन की। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? या तो H2 बाहर निकलेगा, ध्यान से देखोगे, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीकरण संख्या का ज्यादा होना, ऑक्सीकरण संख्या का ज्यादा होना मतलब 1 है तो 2 हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, 0 है तो 1 हो जाए। एक एग्जाम्पल लिया जाएगा, क्या कहते हो?
बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें करवाऊंगा, ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके दिमाग के अंदर फिट कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, क्या सोडियम का आपको परमाणु दिख रहा है? सोडियम का जो परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो भाई 0 है, क्योंकि जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी? 0 है। पर सोडियम के आयन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो भाई +1 है। क्यों है? एक ही प्लस लगा हुआ है, किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे वो चीज ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। बात समझ में आई? तो अब ध्यान से देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम या ज्यादा? ज्यादा हो रहा है ना, ऑक्सीकरण संख्या यदि ज्यादा हो रही है इसका मतलब ये क्या है? ये है ऑक्सीडेशन। कहानी समझ में आई? इस वाले में देखिए ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 हो रही थी, यानी कि कम हो रही थी। अभी ये 0 से +1 हो रही है, यानी कि ज्यादा हो रही है। आप इसको ये भी कह सकते हैं किसका बाहर निकलना भाई? इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन की क्या परिभाषा है, तो आप चारों चीजें लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक पटक दिया। कौन सी? H2 बाहर, O2 का अंदर। ऑक्सीकरण संख्या का क्या होना भाई? ज्यादा होना, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? बाहर निकल जाना। क्या ये वाली कहानी समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया? कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले वाले में रिएक्शन कितने टाइप की होती है वो समझा था, दूसरे वाले में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है ये समझने की कोशिश की। अब देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है भाई। यहां पर कवि समझाना चाहते हैं कि यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें अपचयन और उपचयन कैसे होगा, उसको आप कैसे समझेंगे? तो बिल्कुल समझेंगे। बात समझ में आई? ध्यान से इस रिएक्शन को आप देखिए। इसमें क्या हो रहा है? सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिल रहा है। कितने सोडियम? तो भाई 2 सोडियम। कितने क्लोरीन? तो 2 क्लोरीन। तो आपस में क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे 2NaCl। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? 2NaCl बनाएंगे। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? 0 थी। वहां कितनी हो गई? +1 हो गई। ठीक है। क्लोरीन की कितनी थी? 0 थी। वहां कितनी हो गई? -1 हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि एक आपका परमाणु ऐसा है, एक तत्व ऐसा है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है और दूसरे वाले की क्या हो रही है? कम हो रही है। अब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है उसका क्या हो रहा है भाई? उपचयन हो रहा है। कंफ्यूज बहुत होते हो आप लोग। जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और जिसकी ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है उसका क्या हो रहा है भाई? तो अपचयन हो रहा है। कहानी समझ में आई? पक्का पक्का? तो ध्यान से देखो, तो ऑक्सीकरण संख्या किसकी बढ़ी? सोडियम की बढ़ी। तो सोडियम का क्या हुआ? उपचयन हुआ। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, बढ़ गया। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। ठीक। और क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी? तो 0 थी। 0 से कितनी हो गई भाई? -1 हो गई। तो क्या हुई? कम हुई ना। इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण संख्या जो है कम हुई। मतलब ये क्या हुआ? तो भाई अपचयन हुआ। यहां क्या हुआ? तो उपचयन हुआ। समझ लिया यहां तक? पक्का पक्का? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना उपचयन है, ऑक्सीकरण संख्या का कम होना अपचयन है। सवाल पैदा होता है कि सर पहले ये बता दो, या ऑक्सीकरण संख्या को हम पहचानेंगे कैसे? बात समझ में आ रही है? पहचानने का सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। क्या सोडियम एक आबंध बनाता है? बिल्कुल सही है। क्लोरीन भी एक आबंध बनाता है? बिल्कुल सही है। सोडियम और क्लोरीन ने एक आबंध बनाया। अब बताओ, सोडियम जो है वो विद्युत धनात्मक है या ऋणात्मक है? इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं। जो आपके पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक की तरफ आएगा वो पॉजिटिव है, जो P ब्लॉक की तरफ आएगा वो नेगेटिव है। तो ध्यान से देखो, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। कितने बॉन्ड बनाए भाई सोडियम ने? तो एक बनाया। एक लिख दो, एक लिख दो। क्लोरीन ने कितने बनाए? एक बनाया। एक लिख दो। बात समझ में आ रही है? अब सोडियम पॉजिटिव है, प्लस लगा दो। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, माइनस लगा दो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, प्लस लगा दो। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, माइनस लगा दो। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यहां पर देखो, कैल्शियम ने भी 2 बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए। अब कैल्शियम ने 2 बॉन्ड बनाए इसलिए 2 लिख दो, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए इसलिए भी 2 लिख दो। पर कैल्शियम एस ब्लॉक का है, यानी कि धातु है, और ऑक्सीजन जो है वो किस ब्लॉक का है भाई? पी ब्लॉक का है, अधातु है। तो कैल्शियम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो थोड़ा सा आप यदि आवर्त सारणी को साथ में लेकर बैठेंगे तो आपके लिए केमिस्ट्री को समझ पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बात समझ में आई? तो देखो, कितने आबंध बनाया भाई? एक बनाया ना।
इसके कंपेयर में कैसा है, पॉजिटिव है तो +1। कैल्शियम ने कितने बनाए, 2 बनाए, इसके कंपेयर में कैसा है, पॉजिटिव है तो +2। ऑक्सीजन ने कितने बनाए, 2 बनाए, उसके कंपैरिजन में कैसा, तो -2। कहानी समझ में आ रही है, पक्का पक्का। तो देखो हुआ ना, सोडियम अकेला था तो 0, NaCl में सोडियम का कितना है भाई, +1 है। क्लोरीन अकेला था तो 0, NaCl में क्लोरीन का कितना है, तो -1 है। तो आप ध्यान से देखेंगे सोडियम का हुआ उपचयन क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, पर क्लोरीन जो है उसका अपचयन हुआ क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई। यहां तक की कहानी समझ में आई, पक्का पक्का। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, जिसका उपचयन हुआ है वो अपचायक है। अरे रे रे सर, क्या क्या पढ़ाते रहते हो, पूरी खिचड़ी बन जाती है जल्दी जल्दी में। बिल्कुल खिचड़ी नहीं बनने देंगे, ध्यान से देखिए। जिसका उपचयन हुआ है ना वो क्या है, अपचायक है। कंफ्यूज नहीं होना, बात समझ में आ रही है। यही तो बात है ना स्टूडेंट्स, कि बिना कंफ्यूज हुए जो है बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बस ये याद रखो, जिसका उपचयन होता है वो क्या है, अपचायक है, और जिसका अपचयन होता है वो उपचायक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई थी, सोडियम क्या है भाई, क्या है, सोडियम क्या है, अपचायक है, क्योंकि इसमें प्रक्रिया कौन सी हो रही थी, उपचयन। तो जिसमें उपचयन हो रहा है वो अपचायक है, ठीक है, जिसमें अपचयन हो रहा है वो उपचायक है। एकदम उल्टा वाला है, इसे याद रख लेना। कहानी समझ में आ गई, बढ़िया से नोट कर लो इसको कॉपी में। चलिए जल्दी से रिवीजन करेंगे, बहुत फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर में भाई, संचारण। क्या होता है संचारण, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। ये जो हमारा पूजा वाला लोटा होता है तांबे का, या ऐसी कोई भी चीज जो तांबे से मिलकर बनी होती है या तांबे की होती है, उस पर कुछ दिनों बाद यदि आप उसको बार बार साफ नहीं करेंगे तो हरे कलर की परत आ जाती है, और ये जो हरे कलर की परत उसके ऊपर आ रही है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं संचारण। हमारे पास ऐसी हरी परत के जमने से लेकर कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगना, या तांबे में हरापन आना, या फिर चांदी में कालापन आना। कहानी समझ में आ रही है, मतलब ये कि कोई भी धातु हवा, जल, अम्ल के संपर्क में आने से क्या हो जाती है भाई, संक्षारित हो जाती है। कोई भी धातु का यदि हवा, जल या अम्ल के संपर्क में आने से संक्षारित हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। कहानी समझ में आ रही है। कौन से 3 एग्जांपल्स हैं संक्षारण के, तो ध्यान से देखेंगे। लोहा कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, लाल प्रकार कैसा भूरा हो जाता है, तो वो क्या हुआ, तो भाई वो हो गया आपका लोहे में जंग लगना। इसी तरीके से चांदी में कालापन आ जाना, चांदी के जो गहने होते हैं एक समय बाद थोड़े थोड़े काले हो जाते हैं, चांदी में कालापन आना। या फिर आपका जो तांबा है ना उसमें क्या हो जाना, हरापन आ जाना। तो ये कौन सी चीज है भाई, तो ये है आपकी संचारण। क्या आपको ये कहानी समझ में आई, बोलिए यस सर। कंफ्यूजन वाली बात, नो सर। जिसको लग रहा है कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो बेटा क्योंकि मैं सिर्फ एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक, पक्का पक्का। चलो इधर क्या लिखा हुआ है, विकृत गंधिता। सीधी सी बात है, खाने पीने की कोई भी चीज जब बहुत देर तक रखी होती है तो उसका क्या हो जाता है भाई, उपचयन। यानी कि खाने पीने की जो चीज है उसमें क्या जुड़ने लगती है, ऑक्सीजन, यानी कि उसका क्या हो जाता है, उपचयन। उससे वो हो जाती है खराब, उससे वो हो जाती है खराब, और उसमें से अजीब प्रकार की स्मेल आने लगती है, उसका रंग बदल जाता है, उसमें फफूंद भी लग सकती है। कहानी समझ में आ रही है, मतलब ये कि उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। खाद्य सामग्री जो है वो कैसी हो गई भाई, विकृत हो गई, और उसमें से एक प्रकार की गंध आने लगती है। किस चीज के कारण, तो उपचयन के कारण, यानी ऑक्सीजन की रिएक्शन के कारण। तो उसको हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। बात समझ में आ गई। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, इसको बढ़िया से 1 बाय 1 एक बार और देख लो। और कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देख लिया संचारण, विकृत गंधिता, ये देख लिया। जिसका हुआ उपचयन वो था अपचायक, जिसका हुआ अपचयन वो था उपचायक। कंफ्यूज वाली बात नहीं है। उधर वाली बात सब समझ में आ रही है। कैल्शियम ने 2 आबंध बनाए, कैल्शियम पॉजिटिव है, +2। ऑक्सीजन ने 2 आबंध बनाए, -2। सोडियम ने और क्लोरीन दोनों ने 1-1 आबंध बनाया, ठीक है, पर सोडियम जो है वो धनात्मक है, क्लोरीन जो है वो ऋणात्मक है। कैसे पता चला, पीरियोडिक टेबल से, ठीक। चलो पूरा लिखा हुआ है यहां पर रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है। जल्दी से देख लो, रिडक्शन यानी कि अपचयन, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, देख लो एक बार बढ़िया से, और फिर बढ़ेंगे लास्ट वाले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। इसका मतलब है संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और द्विविस्थापन क्या होता है। अब कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके साथ में है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं पिटारे में से पहला जो क्वेश्चन निकला है किस चीज के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। किस प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहला जो सवाल है वो क्या है? पक्का पक्का? तो पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, है ना? चलो ध्यान से देखो, इसको हटा देते हैं यहां से, जरूरत ही नहीं है इसकी। चलो पढ़ लो बढ़िया से। पढ़ लिया? नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड। नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है। ठंडे में दोनों के संयोग से नौसादर बन जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी है? तो भाई सबसे पहले तो केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हर चीज के रासायनिक सूत्र को फोकस करेंगे। नौसादर मतलब कि अमोनियम क्लोराइड। कहानी समझ में आ रही है? कौन सी चीज है भाई? अमोनियम क्लोराइड। और क्या करेंगे? ध्यान से देखना, क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। चलो ये गर्म करते हैं लोग। ये लगाई आग, बच्चों ये लगाई आग, ये देखो मोमबत्ती जलाई। नौसादर ये जो चीज है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नौसादर। बड़ा बढ़िया नाम है यार इसका, नौसादर। रंग बिरंगे तरीके से लिखते हैं ना, थोड़ा सा रुको ना। नौसादर एकदम मजेदार है। बात समझ में आ रही? आदर के साथ नौसादर लिख दिया गया है, उसको नीचे से गर्म कर रहे हैं। क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन होगी और हमें क्या मिलेगा भाई? तो हमें मिलेगा NH3 प्लस HCl। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, प्लस HCl। अब ध्यान से देख लो, हाइड्रोजन यहां भी 4 थे, वहां पर भी दिया। कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो वो 4 है। कैसे? इधर वाले में 3, उधर वाले में 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर, जिसको आप गर्म करेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। ठीक, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की है ये पूछा गया है। विस्थापन तो नहीं है, अवघटन भी नहीं है, अवघटन भी नहीं है, ऊष्मीय वियोजन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात है। क्या है? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। क्या है स्टूडेंट्स? थर्मल डीकॉम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय वियोजन। कहानी समझ में आ रही है? आपको पता है नौसादर के साथ एक और कहानी है कि आप यदि इसको खुले में छोड़ देते हैं तो धीरे 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 इसमें क्या होने लगता है? ऊर्ध्वपातन होने लगता है और ये ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? देख लो बढ़िया से, देख लिया? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? आगे बढ़ेंगे फिर, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने। पक्का पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर करते हैं इसको। ठीक, क्या पूछा गया भाई? निकेल चूर्ण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटिलीन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया कैसे क्या कहलाएगी? सवाल पैदा होता है, सर आप हमको एसिटिलीन बता दो और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बता दो, अभिकारक लिख दो आप हमारे सामने। आप हमारे सामने क्या लिख दो भाई? उत्पाद लिख दो। हम आपको बता देंगे कि रिएक्शन कैसी है। और कैसे बताओगे? तो ऐसे बताओगे, ये देखो, दो चीजों का मिलना संयोजन है, एक का बिछड़ना वियोजन है। याद करो, वियोजन से बना वियोग, बिछड़ जाना वियोग हो जाना, राइट। और विस्थापन अलग चीज है, एक दूसरे को रिप्लेस करना विस्थापन है। दो परमाणुओं का आपस में बदल जाना द्विविस्थापन है। और उपचयन और अपचयन के क्या कहने हैं इसके बारे में तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट ही सीख लिया है। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूं रिएक्शन, ध्यान से देखना। एसिटिलीन, व्हाट इज एसिटिलीन? तो भैया ये है एसिटिलीन, CH123 ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया आपका एसिटिलीन। इसको आप एथिन भी कह सकते हो, इथाइन भी कह सकते हो, इथाइन, तो आप इसको इथाइन भी कह सकते हो। बात समझ में आ गई? एसिटिलीन को किसके साथ मिलाया भाई? H2 के साथ मिलाया। किसकी प्रेजेंस में मिलाया? ठीक है, तो निकेल चूर्ण है ना, तो Na आ गया यहां पर। चलो Na आ गया यहां पर, तो इसकी प्रेजेंस में आपने इसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवा दी। ठीक है, करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा? ये ऐसा बन जाएगा, ध्यान से देखना। ये लो, क्या मिला? तो कार्बन वाला, यदि आपने किसी ने पढ़ा है चैप्टर, सारी चीजें पढ़ाई गई है यहां पर। ठीक है, तो कार्बन में हमने देखा था कि भाई ये क्या है? ये एथीन है, एथेन है, इथेन बोलेंगे ज्यादा सही रहेगा, रुको, इथेन है। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बोलिए यस सर। इथाइन को मिलाया H2 के साथ में, दो चीजों का मिलकर एक प्रोडक्ट बनना। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या होगा? संयोजन।
दो चीजों का मिलकर एक प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद बनना, भाई क्या होगा? संयोजन होगा। देख लेते हैं कहां पर है। विस्थापन तो नहीं है, वियोजन भी नहीं है, अपघटन भी नहीं है, हाँ योगात्मक अभिक्रिया है, क्योंकि दो चीजों का क्या हो रहा है भाई? तो योग हो रहा है। क्या आपको एक कहानी समझ में आई? दो चीजों का क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? योग हो रहा है। दो चीजें मिल रही है, कौन सी? इथाइन, जिसका नाम क्या है? एसिटिलीन। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। क्या मिला? इथेन मिला। बात समझ में आ रही है? पक्का। तो ये आपकी रिएक्शन कैसी होगी? योगात्मक अभिक्रिया होगी। इसको आप संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते थे, और बात बिल्कुल सही है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, और मेरे साथ इधर क्लास में करनी है प्रैक्टिस। तैयारी हम करवाएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी हमेशा आपके साथ है। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यदि हाँ, तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ठीक है, अगला सवाल पढ़ते हैं। पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया? चलो, क्या लिखा है भाई? क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन की बात हो रही है। जब लोहे का टुकड़ा डाला गया तो क्या हुआ? क्यूप्रिक सल्फेट यानी कि बात किसकी हो रही है? कॉपर सल्फेट की, है ना। चलो, क्यूप्रिक सल्फेट में जब लोहे का टुकड़ा डाला गया तो क्या हुआ? तो लिखा भी हुआ है, आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। ये अभिक्रिया कौन सी है? सबको पता है, विस्थापन। रिएक्शन भी देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हैं, और आगे भी बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है CuSO4, इसके साथ आपने मिलाया लोहा, लोहे का टुकड़ा। तो लोहे का टुकड़ा क्या करेगा? जो आयरन के परमाणु हैं भाई, वो ज्यादा ताकतवर हैं। किससे? कॉपर के परमाणुओं से। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा? तो ये होगा FeCO4। सर जोश में ज्यादा आ रहे हैं, गलती कर रहे हैं सर, है ना। SO4, और उसके साथ में क्या होगा भाई? उसके साथ में होगा Cu। क्या आपको एक कहानी समझ में आई? पक्का। कोई दिक्कत वाली बात? हुआ क्या? जल्दी से देखो। कॉपर ने दादागिरी दिखाई नहीं, सॉरी, आयरन ने दादागिरी दिखाई, और किसको हटा दिया? तो आयरन ने दादागिरी दिखाई और किसको हटाया? टारगेट किया कॉपर को। मतलब ये कि जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसको आप क्रियाशील श्रेणी कहते हैं, बात समझ में आ रही है? उसमें जो आयरन है यानी कि Fe है, उसकी जो क्या है भाई? रिएक्टिविटी है, वो ज्यादा होती है किससे? कॉपर से। मतलब वो ऊपर की तरफ आता होगा और कॉपर जो है वो नीचे आता होगा। कॉपर मतलब तांबा। ठीक, तो ये हो गई आपकी। योगात्मक तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वियोजन कैसे होगा? एक होता तो बात होती, वियोजन भी नहीं है, अपघटन भी नहीं है। प्रतिस्थापन? हाँ, प्रतिस्थापन है, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बिल्कुल प्रतिस्थापन है। तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रतिस्थापन। बात समझ में आ गई? चेक कर लो एक बार। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? चलो चेक करो। तो आंसर क्या होगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सीख गए बच्चे, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की मेरे साथ कॉन्सेप्ट सीखने में। पक्का ना? कोई अभी यदि वीडियो देखने आया तो जल्दी से कॉन्सेप्ट देख ले, उसको भी दिखा देते हैं। ध्यान से देखो। अभिक्रियाएं बच्चों, बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस आप वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट करेगा आपके अंदर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पक्का। दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया। पक्का ना? ठीक। तीसरा कॉन्सेप्ट लगाएं। तीसरा कॉन्सेप्ट, रिएक्शन से अपचयन और उपचयन को समझना। जहां पर हमने ये देखा था कि जिसमें उपचयन हुआ है वो अपचायक है, जिसमें अपचयन हुआ है वो उपचायक है। कहानी समझ में आ रही है? पक्का। चलो, और क्या था भाई? तो संचारण था, इसके बारे में आप बढ़िया तरीके से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, वियोजन, एक का दो से ज्यादा में टूटना। संयोजन, दो या तीन का आपस में मिलकर एक बनना। विस्थापन, एक का दूसरे को हटाकर खुद फिट हो जाना। द्विविस्थापन, दो अलग अलग अणुओं के बीच में, दो अलग अलग यौगिकों के बीच में अलग अलग परमाणुओं का आपस में एक्सचेंज हो जाना, और वो क्या कहलाता है भाई? द्विविस्थापन। कहानी समझ में आ गई? चलो, तो भाई क्यों? अरे रिएक्शन किधर गई? अच्छा, ये देख लिया था हमने। ओके फाइन, ठीक। अगला सवाल। चलो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मुझे बताना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि ज्यादा सवाल करने के चक्कर में और बहुत सारे प्रैक्टिस को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के चक्कर में हमारी जो स्पीड, मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। यदि ऐसा है तो आप बनाइए, हम उस पर दोबारा से काम करेंगे। पूछा गया है, ऊष्माशोषी क्या अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान से देखो। एक होती है ऊष्मा शोषी, ठीक,
अरे देखो सारी अभी करते हैं ना, परेशान होने की बात ही नहीं है, सारी चीजें क्लास में करवाऊंगा, बस बने रहो, ठीक। और ऊष्मा क्षेपी, बात समझ में आ रही है? आप लोगों की पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, क्वेश्चंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ऊष्मा शोषी, जिसने ऊष्मा को क्या किया भाई, अवशोषित किया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या कर रहे हैं भाई, तो ऊष्मा जो है वो क्या हो रही है, दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। और जिसमें से ऊष्मा निकल रही है, अश्मा नहीं है ये, कुछ भी पढ़ लेते हो, ठीक है। तो जिसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो जिसमें ऊष्मा निकल रही है वो ऊष्मा क्षेपी होगा, जिसमें ऊष्मा दे रहे हो वो ऊष्मा शोषी होगा, क्योंकि उसने ऊष्मा का शोषण किया हुआ है। कहानी समझ में आ रही है? अवशोषण किया हुआ है। चलो क्या लिखा गया है भाई, ध्यान से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है? क्षेपी मतलब ऊष्मा निकल रही है। अब एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे ये वाली लिखी हमने, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब भैया मैंने रिएक्शन लिखी H2 प्लस Cl2, और क्या मिला मेरे को, तो मुझे मिला 2HCl, और साथ में क्या मिली, तो साथ में मिली ऊष्मा, कितनी मिली भाई, तो 44.12 किलो कैलोरी। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या कहते हो, बात समझ में आई? अब इस रिएक्शन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ऊष्मा बाहर आ रही है, ऊष्मा जो है स्टूडेंट्स वो क्या हो रही है भाई, तो वो बाहर आ रही है, ऊष्मा बाहर आ रही है। क्या ये कहानी समझ में आई आपके? तो कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी। ऊष्मा का बाहर आना ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा का अंदर जाना, ऊष्मा का देना ऊष्मा शोषी होगी। पक्का पक्का। तो ऊष्मा जब बाहर आ रही है तो यहां पर पॉजिटिव लगा होगा, तो और सब में लिखा है क्या, देखो यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पॉजिटिव का मतलब है यह अभिक्रिया कैसी है भाई, ऊष्मा क्षेपी है। तो पहली, दूसरी और तीसरी अभिक्रिया कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। कहानी समझ में आ गई? और चौथी वाली जो है ये कैसी होगी, तो ये होगी आपकी ऊष्मा शोषी। मतलब ये कि यहां पर आपको एनर्जी जो है, ऊष्मा जो है, हीट जो है वो क्या करनी पड़ी होगी, वे देनी पड़ी होगी। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, मतलब ये कि ये रिएक्शन ना अपने आप नहीं होती। याद करो, कुछ बच्चे अपने आप पढ़ाई नहीं करते, मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो अपने आप पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर उनको क्या करना पड़ता है, थोड़ी सी गर्मी बढ़ानी पड़ती है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। कुछ इसी तरीके से बहुत सारे अभिकारक ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो अपने आप रिएक्ट नहीं करते। अभिकारक दो ही प्रकार के होते हैं, केमिकल्स दो ही प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जो अपने आप रिएक्ट नहीं करते हैं उनकी रिएक्शन के लिए हमें क्या देनी पड़ती है, एनर्जी, यानी कि ऊष्मा का पहले वो अवशोषण करेंगे, उसके बाद ही वो रिएक्शन होगी। मतलब घ जो है वो होगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ में आई कहानी? सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चंस करना है या क्वेश्चंस रट लेना है, ऑप्शंस रट लेना है, ऐसा नहीं करना है, अपने को कॉन्सेप्ट भी सीखना है। बात समझ में आ रही है? तो ऊष्मा शोषी कौन सा होगा भाई, इसमें नेगेटिव है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ रही है, बाहर निकल रही है, तो ऊष्मा क्षेपी है। तो पहली, दूसरी, तीसरी ऊष्मा क्षेपी है, चौथी जो है वो ऊष्मा शोषी है। क्लियर? चलो छापा, पक्का पक्का छाप लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से छाप लो, आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे? अच्छा चेक कर रहे थे, चलो चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो परेशान नहीं होना है। कंप्यूटर के पास सही क्वेश्चन जो है वो सेव है, पर फिर भी अपना कॉन्सेप्ट हम इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हमें अपने जो आंसर है उस पर कॉन्फिडेंस रहेगा ही रहेगा, है ना। चलो देखो, अच्छा अब ये तो सीधे सीधे बच्चों के इमोशन से खेलने वाली बात हो गई। इसके पहले अभी मैंने पढ़ाया ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी, और यहां पर इन्होंने पूछ लिया कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कौन सी है भाई। तो क्या देखा था, जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है, जिसमें से एनर्जी बाहर निकल रही है मतलब पॉजिटिव वाला साइन आएगा। तो ध्यान से देख लो, तो दिख ही रहा है यही होगी, यही हमारा आंसर है। मतलब ये कि जब आप कार्बन की रिएक्शन किससे कराते हो, ऑक्सीजन से कराते हो, तो ऊष्मा बाहर निकलती है। इसको भी समझ लेते हैं, पक्का पक्का। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, क्या आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए भाई, क्या लिखा गया है, कोयला। कोयला क्या होता है, तो कार्बन होता है। किससे मिला हुआ, ऑक्सीजन से।
क्या मिला? CO2 मिला। बात समझ में आई? और साथ में क्या मिली? ऊष्मा यानी कि हीट मिली। ऊष्मा ऊष्मा ऊष्मा। बच्चों क्या लगता है ये रिएक्शन ऊष्मा छेपी है या ऊष्मा शोषी है? क्या इसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है? बिल्कुल बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसी होगी? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकल रही है। तब आप कोयले को जब जलाते हो तो ऊष्मा बाहर निकलती निकलती है, तो वो थी उसकी रिएक्शन, वो वहां पर थी इंफॉर्मेशन। चेक करेंगे? बिल्कुल सही बात। पक्का? चलो, अब ये कौन सी अभिक्रिया है भाई? NH4Cl नौसादा टूट तो रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। अमोनियम क्लोराइड जो है ये टूट तो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो आपस में परिवर्तनीय है। यहां पर NH4+ मिल रहा है और ये यहां पर Cl- मिल रहा है। ये जो नेगेटिव यहां पे लगा हुआ है, परेशान होने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, आराम से करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है? ये नहीं ऊपर लगा हुआ है, ठीक है ना? चलो पढ़ लो बढ़िया से। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है भाई? देखो, वियोजन तो हो रहा है, बिछड़ तो रहे हैं, पर किस भाग में? तो भाई आयन के रूप में। तो ये आयनिक वियोजन होना चाहिए। ऊष्मीय अपघटन नहीं है, क्योंकि वहां पर आप ऊष्मा नहीं दे रहे हैं। ऊष्मीय वियोजन भी नहीं है, आप ऊष्मा दे ही नहीं रहे हैं। विद्युत अपघटन वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो NH4Cl है वो आपका बहुत अच्छा विद्युत अपघटक नहीं होता है, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और हमारा जो आंसर है ना वो ये होना चाहिए। क्या कहते हो? पक्का पक्का? बिल्कुल सही बात है। तो क्या आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बोलिए यस सर। क्योंकि क्या हुआ भाई? इसका क्या हुआ? आयनिक वियोजन तो हुआ, पर कैसा हुआ? आयनिक हुआ। ठीक है, समझते हैं वियोजन का एक और तरीका कौन सा है भाई? जैसे अब लिखा हुआ है CaCO3, आपने इसको तोड़ दिया CaO प्लस CO2 में। क्या यहां पर इसका वियोजन हुआ? बिल्कुल हुआ, पर क्या हुआ? उसमें आयन नहीं बने। तो ये आपका आणविक वियोजन है, क्योंकि इसमें अणु मिल रहे हैं। ये अणु है। ऊपर वाले में क्या है भाई? जिस पर पॉजिटिव नेगेटिव लगा होता है वो आपके आयन होते हैं, जिस पर नहीं लगा होता है वो आपके अणु या फिर परमाणु हो सकते हैं। तो ये वियोजन तो है, बिल्कुल है, पर कैसा है? आणविक वियोजन है। ऊपर वाला जो है वो वियोजन तो है, पर कैसा है? आयनिक। याद रहे, याद रहे, याद रहे, ये कौन सा है भाई? आयनिक। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे सवाल लगाएंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है? और ये कैसा है भाई? तो ये है हमारा आणविक। अणु बन रहे हैं ना, ऊपर आयन बन रहे, नीचे अणु बन रहे। तो ऊपर वाला आयनिक वियोजन है और नीचे वाला कौन सा है भाई? आणविक। बात समझ में आ रही है? इसलिए आंसर हमारा होना चाहिए आयनिक वियोजन, जिसको हमने क्रॉस चेक कर लिया है। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? पक्का पक्का? चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या कहते हो स्टूडेंट्स? बन जाएगा ये सवाल? अब दिमाग भी लगाओ। बात समझ में आ रही है? साइंस की क्लास है, ऐसा नहीं कि मैं बताता जा रहा हूं आप कॉपी में नोट करते जा रहे हैं। अब साथ में आप दिमाग भी लगाइए, आपको मौका दिया जाएगा दिमाग लगाने का। चलो लगाओ दिमाग। क्या ये इनमें से आप योगात्मक अभिक्रिया ढूंढ सकते हो? हो योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? दो या दो से ज्यादा अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक क्या दे रहे हैं भाई? एक उत्पाद दे रहे हैं। उत्पाद क्या होता है? तो प्रोडक्ट होता है। अभिकारक क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स होते हैं। कहानी समझ में आई? पक्का पक्का? तो ध्यान से देखो ना, निपटाते हैं ना। देखो तो, दो या दो से ज्यादा अभिकारक एक उत्पाद दे रहे हैं। आप नहीं हो सकते, आपके पास दो उत्पाद हैं। अभिकारक तो दो हैं, पर आप भी नहीं हो सकते, आपके पास भी दो हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, ये होगा। क्या कहते हो बच्चों? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिल रहे हैं और एक उत्पाद दे रहे हैं, मतलब वो होगा हमारा योगात्मक अभिक्रिया। यह आंसर होना चाहिए। नीचे वाला वियोजन है, याद से देखो, ध्यान से देखो और याद करो, कॉन्सेप्ट सिखाया गया था। वो जो चीज है ना वो दो भाग में टूट रही है, तो नीचे वाला क्या है भाई? वियोजन है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या आपकी कहानी समझ में आई? पक्का पक्का? तो आंसर चेक कर लेते हैं। कर लिया? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का ना? आगे बढ़ेंगे? चलो अब मेरे को एक बात बताओ,
ये जो स्टार्टिंग में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे 3-4 नोट्स बनाकर इस टाइप के, ये देखो, क्या इससे आपकी हेल्प हो रही है? क्या इससे आपके एकदम शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, स्कोर करना और अच्छा रिजल्ट लाना बड़ा आसान है यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आप यदि हमारे साथ बहुत सारे सवाल लगाते हैं, हमारे साथ ना किसी भी टीचर के साथ। कहानी समझ में आ रही है? अब बस प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा सवालों को कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस ही आते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि पढ़ना कम है, सवाल ज्यादा लगाने। आप लोग क्या करते हो, हर बार चैप्टर का पहला पेज स्टार्ट करते हो, उसको पढ़ने स्टार्ट करते हो, फिर वो पेज 2-3 पेज पढ़े फिर खत्म हो जाता है, फिर कुछ दिन बाद वही चैप्टर स्टार्ट करते हो, फिर 3-4 पेज पढ़ते हो, फिर आगे बढ़ जाते हो। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि एक पर्टिकुलर चैप्टर आपका कभी भी अच्छे तरीके से तैयार नहीं हो पाता है। तो उससे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके दिमाग में फिट नहीं हो पाते हैं। अब जब ऐसा होता है तो उसके बाद आप सवाल नहीं लगाते हो, जब सवाल नहीं लगाते हो तो एग्जाम में जाकर आप पूरे ब्लैंक हो जाते हो। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ना 1-2 बार ही है, बट रिवीजन करने के बाद उसके यदि आप ढेर सारे क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ता है। बात समझ में आ गई? चलिए, आपको क्या लगता है टीचर्स को कैसे ये सारी चीजें याद हो जाती है? प्रैक्टिस। हम ढेर सारे क्वेश्चंस करवाते हैं तो कोई बड़ी चीज नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिस। पूरा का पूरा जो खेल है वो किसका है? विटामिन पी यानी कि प्रैक्टिस का। ठीक, चलो। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहते हैं, ओके, आयनों के, चलो मैंने आपको ये समझाता हूं अब कि क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ा जल्दी जल्दी में, आपने सीधे आंसर पटक दिया, ऐसे नहीं। ठीक है, आपको कीवर्ड्स देखने हैं उस क्वेश्चन में। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय यानी कि एक्सचेंज, याद करो, आप लोगों ने सोशल स्टडीज में विनिमय प्रणाली पढ़ी होगी, एक्सचेंज सिस्टम। उसको, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, बट आप एक्सचेंज सिस्टम ले सकते हैं। से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? तो जब एक्सचेंज हो रहे हैं आयन के तो वियोजन नहीं होगा, योगात्मक भी नहीं होगा, प्रतिस्थापन तो होगा बट दोनों में हो रहा है। तो ये जो उभय अपघटन है ना, इसको हम बोलते हैं द्वि प्रतिस्थापन। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये क्या हो जाएगा? द्वि प्रतिस्थापन, और यही हमारा आंसर होना, बिल्कुल सही बात, यही हमारा आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उभय अपघटन। कहानी समझ में आ गई? तो इसको बढ़िया से नोट कर लो। मैं चल रहा हूं अगले सवाल की तरफ और आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक, सवाल क्या है देखते हैं। निम्न अभिक्रिया में किस पदार्थ का, ओके, किस पदार्थ का क्या हुआ है भाई? तो अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। क्या होता है अपचयन? तो ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये देखो अपचयन। क्या है अपचयन? ध्यान से देखेंगे तो अपचयन है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का कम होना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना ही कहलाता है अपचयन। यही तो पूछा गया है, लिख देते हैं ना यहां पर। या तो H2 का जुड़ना, या तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। बात समझ में आ रही है? दो चीजें। अब इसमें देखते हैं हुआ क्या। क्या कहते हो? इस रिएक्शन को यहां लिख लूं मैं? चलो ये लिख लिया मैंने। 3MnO2 प्लस 4Al, और आपको मिल रहा है बाबूजी 3Mn प्लस 2AlO3। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, किस पदार्थ का अपचयन हुआ? अपचयन मतलब या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा, क्या कहीं हाइड्रोजन वाली बात हटा दो, ऑक्सीजन किसी से बाहर निकल रहा है क्या? ध्यान से देखो, क्या ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई तत्व है, ऐसा कोई अणु है जिसमें से, परमाणु है जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है क्या? Mn है ना, सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये जो है इसमें से आप ध्यान से देखिए क्या बाहर निकला भैया? ऑक्सीजन बाहर निकला, तब तो ये बन गया। मतलब ये कि अपचयन किसका हुआ? तो Mn का हुआ, यानी MnO2 का हुआ। तो किसका हुआ? Mn का नहीं, किसका हुआ भाई? MnO2 का हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन किससे बाहर निकला? MnO2 से बाहर निकला। Mn से बाहर नहीं लिखना, कंफ्यूज नहीं होना है। Mn से बाहर नहीं निकला, L2O3 तो है ही नहीं सिलेबस में।
कहानी समझ में आ रही है? तो भाई आपका ऑक्सीजन बाहर किससे निकला? तो MnO2 से बाहर निकला। तो आंसर क्या होना चाहिए? MnO2 होना चाहिए। चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, यदि ऑक्सीजन जो है MnO2 से बाहर निकला और ऑक्सीजन का क्या, सॉरी MnO2 का क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो उपचयन किसका हुआ? तो उपचयन किसका हुआ? उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किसमें जुड़ा? तो ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम में जुड़ा। तो हम लिख देते हैं ना, इसका उपचयन हुआ। एक तीर से दो चीजें, मतलब कभी फ्यूचर में हो सकता है यही सवाल पूछ लिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ा उसका हुआ उपचयन, जिसमें से निकला उसका हुआ अपचयन। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का नोट करेंगे? चलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, और देखते हैं ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों ने सब पढ़ लिया है, उनको सब पता है। अब तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, आराम से निपटा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, है ना। कोई भी रिएक्शन यदि आंसर क्वेश्चन में भी दी हुई है तो पहले आप उसको लिख लें एक बार, ठीक है। देखो रिएक्शन लिखने से क्या होता है, ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। पीबी देन CuCl2, कॉपर क्लोराइड की बात हो रही है, और आपको दे रहा है PbCl2 साथ में Cu, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो बच्चों एक बात बताओ, क्या पीबी ने कॉपर को हटा नहीं दिया और खुद वहां पर जुड़ गया ना? प्लम्बम जो था आपका लेड, क्या था भाई? लेड, ठीक है, हाँ लेड आपका जो था, ठीक, प्लम्बम, उसने आपके कॉपर को हटाया और खुद जुड़ गया। मतलब कि ये तो सीधे सीधे विस्थापन वाली बात हुई। ये तो सीधे सीधे कौन सी बात हुई भाई? विस्थापन वाली बात हुई। कहीं है क्या? संयोजन नहीं हो सकता, दो चीजें मिलकर एक नहीं बना रही है। वियोजन भी नहीं हो सकता, एक चीज दो या दो से ज्यादा में टूट रही है। वे विस्थापन क्यों होगा? इधर तो कुछ था ही नहीं। विस्थापन इज द आंसर। कहानी समझ में आ गई? तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? विस्थापन होना चाहिए। चलिए बढ़िया से यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई आंसर जो है हमारा क्या है भाई? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। चलिए स्टूडेंट्स अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं पिटारे में से क्या निकलता है। तो भाई बात हो रही है अपघटन अभिक्रिया की। आपको एक उदाहरण देना है अपघटन अभिक्रिया का, ठीक है, आराम से दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो भाई विस्थापन है, ये भी विस्थापन है, और ये जो है ये संयोजन है। ये जो है ये आपका संयोजन है। कहानी समझ में आ रही है? दो चीजें मिल रही हैं, चूना मिल रहा है पानी के साथ, चूने का पानी बन रहा है जिसको हम लाइम वाटर या फिर बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। पहली जो अभिक्रिया है ना उसमें हो रहा है अपघटन, किसका? तो पोटेशियम क्लोरेट का। कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका अपघटन की अभिक्रिया। इसको चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। चलो अब पूछा गया है लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो देखिए ये तो सवाल था, इसकी हम रिएक्शन भी लिखेंगे और ये समझेंगे कि किस कलर का आपको जो है विलियन मिलेगा, अवक्षेप मिलेगा, है ना। तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिखते हैं भाई रिएक्शन लेड नाइट्रेट की बात हो रही है, मतलब कि पीबी, ये जो लिखा है ना बच्चों ये ऑक्सीकरण संख्या है। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या। कैसे होती है वो भी सिखाऊंगा आप लोगों को। और नाइट्रेट है इसका मतलब होगा NO3, यहां पर आएगा 2, इसके साथ मिलाया पोटेशियम आयोडाइड यानी कि 2Ki। कहां समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो क्या मिला? लेड नाइट्रेट था, ध्यान से देख लो, बिल्कुल था। पोटेशियम आयोडाइड मिलाया, बिल्कुल सही है। तो आपको मिलेगा Pb, ठीक है, PbI2, और साथ में मिलेगा 2KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा आपको। अब सवाल होता है कि किस प्रकार का अवक्षेप मिलता है, किस रंग का? तो भाई पीला अवक्षेप मिलता है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो आपके उत्पाद बने हैं ये नीचे जमा होकर अवक्षेप बनाएंगे किस कलर का? पीले कलर का। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कहानी है वो बिल्कुल सही जा रही है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो कौन सा मिलेगा भाई? येलो कलर का आपको अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट मिलेगा। तली पर जमने वाला जो भी पदार्थ होता है हम उसे बोलते हैं अवक्षेप या फिर प्रेसिपिटेट, इसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। पीपीटी यदि केमिस्ट्री में है तो उसका मतलब प्रेसिपिटेट है, यदि कंप्यूटर में है तो उसका मतलब आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जैसा कि अभी आपके सामने हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो
अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या दिया गया है भाई कि जब कॉपर सल्फेट के घोल में, ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट का घोल है और लोहे की कील या फिर पत्ती डुबोई जा रही है, तो क्या हो रहा है, विलयन जो है वो किस रंग का हो रहा है। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो कुछ नहीं है, एक प्रकार की रिएक्शन है, जैसे कि USO4 ले लिया आपने, ये आपका कॉपर सल्फेट है और इसके साथ आपने Fe मिलाया, तो आपको क्या मिला भाई, तो FeSO4 मिला और साथ में कौन सी चीज मिली, आपको मिला Cu। सीधी सीधी सी बात है, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें आपका जो Fe है यानी कि लोहा है, उसने जो आपका तांबा है उसको टारगेट किया। ज्यादा क्रियाशील है Fe किसके कंपैरिजन में भाई, तो Cu के कंपैरिजन में, उसने उसको वहां से हटा दिया, खुद कनेक्ट हो गया। ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये जो रहता है ना ये नीला रहता है और अब जो बनाना ये हरा है। इसका मतलब ये देखो, आपका जो कॉपर सल्फेट है उसको हम नीला थोथा भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो नीले से किस में परिवर्तित हो गया, वो हरे में। तो हमारा जो आंसर है ना वो होना चाहिए आपका हरा। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो आंसर क्या होगा भाई, हरा होगा। क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। पूछा गया है लेड सल्फेट, लेड यानी कि Pb, लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो भाई लेड सल्फेट क्या है, तो Pb है और SO4 है, क्योंकि जो लेड है उसकी जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो है, सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी है भाई, +2 है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका PbSO4। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं, चेक करेंगे इसको एक बार। बिल्कुल सही बात है, दैट इज व्हाट, PbSO4। क्लियर? चलिए अगले सवाल में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऐसी है जो ऊष्मा शोषी है। मतलब 4 अभिक्रियाएं दी हुई हैं, इनमें से कौन सी अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसपे आपने ऊष्मा प्रदान की है। क्या प्रदान की है भाई, ऊष्मा प्रदान की है, ऊष्मा प्रदान की है। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। बात समझ में आई? मतलब इनमें से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो बिना ऊष्मा प्रदान किए नहीं हो सकती है। समझते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, इसमें तो ऊष्मा निकलती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में यदि आप थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये तो नहीं होगा। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। अब बच्चों ऊर्ध्वपातन क्या होता है, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, तो ये कहलाता है आपका सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? ठीक है, तो ये होगी, क्योंकि इसमें ऊष्मा दी गई है, तब आपका जो बर्फ है वो क्या हो रहा है भाई, ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। अच्छा, बात करते हैं जल वाष्प का संघनन। मतलब ये कि वाष्प संगठित होकर जो है द्रव अवस्था में आ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगी, इसमें ऊष्मा निकलेगी, देंगे नहीं आप। और पूछा गया है जल का जल वाष्प में बदलना। अब जल से जल वाष्प कैसे बनेगा भाई, ऊष्मा दोगे तो ही तो बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जल को गर्म करेंगे तब उसका जल वाष्प में परिवर्तन होगा। मतलब ये कि यहां पर ऊष्मा का शोषण होगा। ये एक प्रकार की क्या होगी, तो ये होगी आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो आंसर है हमारा दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्या कहते हो, ये होना चाहिए सही? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात? क्रॉस चेक करते हैं एक बार, ये आंसर हमारा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलिए बात समझ में आ गई। अब पूछा गया है इस अभिक्रिया में अपचायक क्या है। अपचायक, उपचायक, अपचयन, उपचयन। बात समझ में आ रही है? जिसका अभी देखो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे भाई, तो ध्यान से देखो, सब लिखा हुआ है आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ध्यान से देखिए, जिसका उपचयन होता है, सोडियम का क्या हुआ भाई, जिसका उपचयन होता है वो अपचायक है। जिसका उपचयन होता है वो क्या है, वो अपचायक है। जिसका अपचयन होता है वो उपचायक है। कहानी समझ में आ रही है? एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखो ये सोडियम है आपका, सोडियम है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपने में से निकाल दिया, तो सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या यहां पर 0 थी और यहां +1 हो गई और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई स्टूडेंट्स, बढ़ गई। ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना जो है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना यानी कि ज्यादा होना कहलाता है उपचयन। चलिए बहुत बढ़िया,
ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया थी, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। प्रक्रिया क्या थी भाई? तो प्रक्रिया थी आपकी उपचयन। क्या थी? उपचयन। क्यों थी? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या बढ़ रही है, तो मैं कह रहा हूं भैया ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, तो वो इंक्रीज हो रहा है। आपका जो ऑक्सीकरण संख्या है किसका भाई? सोडियम का, वो क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो प्रक्रिया कैसी होगी? उपचयन होगी। अब जिसमें उपचयन होता है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? देखो, जिसमें उपचयन होता है ना, वो होता है आपका अपचायक। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, मतलब जिसमें उपचयन होगा वो क्या होगा? अपचायक होगा। और अपचायक यानी कि क्या होता है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। जब तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का, ध्यान से देख लो। चलो, क्या करना है? एक हाथ में इधर पे लिख लो उपचयन, उसके नीचे लिख लो उपचयन किसका होता है भाई? अपचायक का होता है। दूसरे हाथ में लिख लो अपचयन, अपचयन किसका होता है? तो उपचायक का होता है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जिसमें क्या होगा? उपचयन होगा, वो क्या होगा? अपचायक होगा। अब देख लेते हैं उपचयन की और भी परिभाषाएं क्या होती हैं। उपचयन में कहा गया है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब इस अभिक्रिया में क्या किसी से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और क्या किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है? देख लेते हैं। तो अपचायक वो होगा जिसमें उपचयन होगा। उपचयन किसमें होगा भाई? तो या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन किसमें, ऑक्सीजन किसमें जुड़ रहा है स्टूडेंट्स? बताओ। मैं इसमें जुड़ रहा है ना आपका, इसमें जुड़ रहा है आपका। ध्यान से देखिए, इसमें क्या हो रहा है? ये वाली जो भी चीज थी, इसमें आपका ऑक्सीजन जुड़ रहा है और इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो वही होगा आपका उपचयन। तो प्रक्रिया कौन सी होगी? उपचयन। तो जिसमें हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये कहानी समझ में आ गई। इससे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है यानी कि वो चीज उपचयन है, और ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कि वो जो प्रक्रिया है वो अभी फिर से क्या हो गई? उपचयन हो गई। तो आंसर क्या होगा आपका? H2S होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कहानी समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर से दिमाग के अंदर फिट कर लो। उपचयन जब होता है, किस में होता है भाई उपचयन? अपचायक में होता है। और अपचयन किस में होता है? उपचायक में होता है। बात समझ में आ गई? चलिए 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 चलिए, पूछा जा रहा है मीथेन के दहन कंबशन से क्या प्राप्त होता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सिर्फ ऑप्शन नहीं रटेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मीथेन। बहुत बढ़िया। कार्बन का एक जो है अच्छा यौगिक है। अच्छा जी, देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O। क्या आपको ये कहानी समझ में आ गई? बोलिए यस सर। ठीक है। क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है? नहीं है। वहां पर ऑक्सीजन 3, यहां पर 2, यहां पर लगाया मैंने 2 और यहां पर भी मैंने लगाया 2। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन अब जो है वो बैलेंस है। पक्का पक्का। तो मीथेन, अब किसी चीज का कंबशन हो रहा है, मतलब क्या? कंबशन क्या है? दहन है ना। कहानी समझ में आ रही? तो दहन होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो CO2 मिलेगा और जलवाष्प मिलेंगे। जल नहीं मिलेगा, जलवाष्प मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? नहीं कि ऐसी अवस्था में होगा आपका H2O का जो भी अणु है वो। तो आंसर 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 होना चाहिए, क्या कहते हो? सिर्फ ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, इसलिए दोनों आंसर नहीं होंगे। हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? CO2 और H2O होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज, 11th क्लास में भी ये टॉपिक है, वहां पर भी आप सेम चीज पढ़ने वाले हो। क्या मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच पा रही है? बोलिए यस सर, बिल्कुल पहुंच पा रही है। तो आंसर क्या होगा भाई? दैट मस्ट बी द आंसर। ठीक, चलिए अगले सवाल में कवि क्या कहना चाहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर यानी चांदी, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन से मिला हुआ यौगिक, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का वियोजन कैसे होगा? AgBr का वियोजन कैसे होगा? किस ऊर्जा के कारण होगा? ऊष्मा नहीं, प्रकाश नहीं, विद्युत नहीं, पवन नहीं, इनमें से एक तो होगा प्रकाश। कहानी समझ में आ रही है? देखिए स्टूडेंट्स, कहानी बड़ी सिंपल है। किसी भी यौगिक का जब वियोजन होता है तो उसके लिए आपको किसी ना किसी प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ेगी। वियोजन जो है वो अपने आप नहीं हो सकता, आपको उसमें ऊर्जा देनी ही पड़ेगी।
ठीक है, अब वो ऊर्जा का कोई भी प्रकार हो सकता है, जैसे ऊष्मा यानी कि हीट, प्रकाश यानी कि लाइट, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, और पवन यानी कि आपकी जो है ये विंड एनर्जी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी एनर्जी के कारण इसका वियोजन होता है भाई? तो प्रकाश के कारण। बात समझ में आ रही है? तो ये फोटो केमिकल रिएक्शन है जिसमें फोटो यानी कि प्रकाश से केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए भाई? प्रकाश। कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? चलो क्या पूछ रहे हैं? दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है। अच्छा, ऐसे होता है? होता तो है। जब दीवारों पर आपने सफेदी की तो 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है, मतलब शाइन करने लगती है दीवारें। ओके, मतलब क्या यहां पर यह बात की जा रही है कि जब आप दीवारों पर चूने की पुताई करते हैं या डिस्टेम्पर की पुताई करते हैं तो उसके बाद कुछ समय बाद उसके ऊपर एक शाइनिंग आ जाती है। वो क्यों आती है भाई? समझने की जरूरत है। जिसको आप सफेदी कह रहे हो यानी कि चूना, वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या चीज है? ध्यान से देखना। तो वो है आपका, देखो, वो है आपका चूने का पानी, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चूने का पानी है, ये चूने का पानी है जिसके आपने क्या किया भाई? चूने का पानी है ना, ये तो डाला था, इससे से पुताई हुई थी। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो इसमें लिखा गया है क्योंकि CaOH2 से अधिक अभिक्रियाशील है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि CaOH2 CO2 से अभिक्रिया कर CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ये बात हो सकती है। CaOH ट्वाइस यानी चूने का पानी H2O से अभिक्रिया कर नहीं बना सकता, कार्बन है ही नहीं, ये नहीं होगा। क्योंकि CO2 से अभिक्रिया कर CO2 बनाता है, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो, सिंपल सी चीज है कि चूने के पानी से आपने पुताई की, मतलब दीवार के ऊपर आ गया आपका चूने का पानी यानी कि CaOH2। अब क्या होगा कि आपका जो CaOH2 है ना स्टूडेंट्स, राइट, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई? तो CO2 के साथ करेगा, और ये क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा CaCO3। कौन सी चीज बनाएगा? CaCO3, और साथ में भी और भी चीजें बनेंगी। ठीक है, तो अब यहां पर फोकस करो। देखो, आपके सवाल का जवाब यहां पर छुपा हुआ है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, बात समझ में आ रही है? ये होता है आपका कैसा? शाइनी। इसका मतलब ये कैसा होता है? चमकीला। ये कैसा होता है भाई? चमकीला होता है। क्या कहानी समझ में आई आप लोगों के? तो CaCO3 जो है ये आपका होता है चमकीला। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये कि जब CaOH2 होल ट्वाइस CO2 से रिएक्शन करेगा, आपको ये वाली चीज मिलेगी, और वो कैसी होती है? चमकीली। इसलिए जो दीवार है उसमें क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। कर लिया गया? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण बताने हैं आप लोगों को बच्चों। द्विविस्थापन, द्विविस्थापन। तो देखो, ये तो विस्थापन है, क्योंकि जो कॉपर है वो निकला, उसकी जगह PP जोड़ा, तो ये विस्थापन है। इसको लिख देते हैं हम लोग यहां पर, विस्थापन। पक्का पक्का, ठीक। चलो, ये विस्थापन है। इधर पे क्या हुआ? इस वाली को भी देखेंगे, बड़ी रिएक्शन है, देखेंगे। अच्छा, यहां क्या हुआ? दो चीजें मिलकर एक बना रही है, तो भाई ये तो संयोजन है, संयोजन है। ये क्या हुआ भाई? कार्बन जो है ऑक्सीजन से जुड़ रही है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से जुड़ रही है आपकी। ठीक है, क्या यहां पर द्विविस्थापन है? इसमें देख लेते हैं, चौथे में और दूसरे में। ठीक है, देखो, बेरियम यहां पर क्लोरीन के साथ था, और अब वो किसके साथ जुड़ गया भाई? तो सल्फेट के साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये तो आपका द्विविस्थापन है। ध्यान से देखो आप, बैरियम और सोडियम जो है ना स्टूडेंट्स, वहां पर क्या हुआ? एक्सचेंज खेल लिया उन्होंने। जो सल्फेट के साथ था अब वो क्लोरीन के साथ पाया जा रहा है, और जो क्लोरीन के साथ था, ठीक है, वो सल्फेट के साथ पाया जा रहा है, तो वो तो द्विविस्थापन है। यहां पर देखते हैं, सेकंड ऑप्शन तो सही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। सेकंड ऑप्शन तो सही है, तो एक ये ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। केवल दो दो के साथ और कोई है क्या? 3-4 नहीं हो सकते, पहला दूसरा नहीं हो सकता। विस्थापन है, द्विविस्थापन है, और ये जो है ये दहन है आपका, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए केवल 2।
एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात, केवल 2। बात समझ में आ गई? देखो यहां थोड़ा कंफ्यूजन था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कुछ ना कुछ खेल तो हुआ, पर ये एक प्रकार का दहन है, ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें द्विविस्थापन नहीं हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? इसीलिए क्या होगा, इसीलिए जो है ये आपका द्विविस्थापन नहीं होगा, दहन है आपका, कंबशन है, तो आंसर वो होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने पर क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। यदि लोहा है ना, तो उस पे क्या लग जाता है? उसका संक्षारण जब होता है तो लोहे पे जंग लग जाता है स्टूडेंट्स। जंग लगने के कारण क्या होता है? उसका क्षरण हो जाता है, वो कमजोर हो जाता है। तो लोहा जो रहता है उसको बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम जिंक की लेपन लगा देते हैं। बात समझ में आ रही? कैसे लगाते हैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये लोहे की एक छड़, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये लोहे की एक छड़ है। अच्छा, लोहा क्या होगा? देखिए ऐसी चीज बता रहा हूं जो आपको पहले से पता है, राइट? लोहा क्या है? तो भाई आयरन है, Fe है। किसका लेपन किया गया भाई? जिंक का किया गया। तो जिंक का रंग क्या होता है? रंग बना ले इसका, चलो बना लेते हैं। ये लो, किस कलर से बनाएंगे? तो भाई थोड़े नीले टाइप का बना लेते हैं। ये लो, ठीक है, ये लो, जिंक का लेपन कर देते हैं इसके ऊपर, एकदम ऐसे भूरे कलर का। ये आपने लेप लगा दिया किसका भाई? जिंक का, है ना? लाल वाला लोहा है और ये है आपका जिंक का लेपन। बात समझ में आ रही है? तो ये जो जिंक आप लेपन इसके ऊपर करते हो, इसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन, ध्यान से देखिए क्या है भाई? गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो इसको हम कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन किस पे हुआ? गैल्वेनाइजेशन किसका भाई? तो आयरन का। गैल्वेनाइजेशन Fe का, आयरन का। कहानी समझ में आ रही है? गैल्वेनाइजेशन किसका है? तो आयरन का है। ध्यान से देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन किसका? आयरन का। बात समझ में आ रही है? तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बताओ? हम इसको बोल सकते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिएगा, क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो ये जो आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन है, इसको यदि आप शॉर्ट में बात करेंगे तो क्या होगा? GI वायर, गैल्वेनाइज्ड आयरन। बात समझ में आ रही है? और इसी को हम बोलते हैं, आप याद करो, इससे तार बनाए जाते हैं और हम इसको बोलते हैं GI तार। याद करो, आप गमले को बांधने के लिए, गेट को बांधने के लिए, फ्लेक्स को बांधने के लिए, बहुत सारी खंभों पर चीजों को बांधने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? तो ऐसे हम बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं GI तार। तो ये जो आपका GI तार है, इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। मतलब ये कि जो आयरन है उसके ऊपर क्या है? जिंक का क्या कर दिया गया भाई? लेपन कर दिया गया है। तो क्या कहलाता है ये कहलाता है गैल्वेनीकरण, यानी कि गैल्वेनाइजेशन। आंसर चेक कर लेते हैं, पक्का पक्का। तो आंसर क्या है भाई? तो ये है आपका गैल्वेनीकरण, इसका जो है आंसर है। क्या आपको कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, ठीक है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया भाई। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनती है? गैस बनती है, बनता है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब बात करेंगे सबसे पहले रिएक्शन की। चलो रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले। ये लो रिएक्शन लिखी गई। तो ये था आपका जिंक और आपने इसके साथ किया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। तो क्या मिला भैया आपको? तो वो भी देख लेते हैं। तो हमें मिला ZnCl2 और साथ में कौन सी गैस रिलीज हुई? तो भाई H2। तो यहां पर आएगा आपका 2। कहानी समझ में आ गई? तो कौन सी गैस मिली बताओ जरा। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले याद करो क्या समझाया था मैंने आपको। हमने ये जो चैप्टर देखा था प्रीवियस ईयर के समय पर, वन शॉट रिवीजन के समय पर, हमने जो चैप्टर देखा था जिसका नाम था अम्ल, क्षारक और लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी अम्ल की रिएक्शन सॉरी मिस्टेकन,
जब आप किसी धातु की रिएक्शन जो कि क्रियाशील है, जब आप धातु की रिएक्शन किससे कराते हो भाई, तो अम्ल से कराते हो, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है नमक, जिसे हम बोलते हैं लवण। बात समझ में आ रही है? और कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है और वो कहां चली जाती है, वायु में, वातावरण में। बात समझ में आ रही है? तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए, क्या कहते हो, आंसर क्या होना चाहिए, H2 होना चाहिए ना, यस और नो। तो हमेशा एक चीज याद रखें, जब भी आप किसी धातु की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ में, धातु की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ में, तो क्या मिलेगा आपको, तो नमक मिलेगा, और क्या मिलेगा भाई, H2 मिलेगा। बात समझ में आ गई? नमक, तो ये देखो ZnCl2 जो है वो एक प्रकार का क्या है, नमक है। कहानी क्लियर है, पक्का पक्का? तो आंसर चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, है ना। क्या क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा है, क्या क्वेश्चंस करने से आप चीजों को सीख पा रहे हैं? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आपकी तैयारी अच्छे से करवाना। बात समझ में आ गई? चलिए, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो इनमें से क्या मिलेगा, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले लेड नाइट्रेट बनाते हैं, तो क्या है भाई, तो PbNO3 अब इसको जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमेशा याद रखें, इसको गर्म करने पर मिलता है PbO प्लस साथ में क्या मिलता है भाई, आपका NO2 मिलता है। ठीक है, रिएक्शन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और O2 मिलता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बट हम कर सकते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2। ठीक, बैलेंस कर लेते हैं अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ऑक्सीजन कितने अपने पास, 6 हैं, तो यहां पर 4 हो गए, यहां पर 4 हो गए, वहां पर 2 हो गए। क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए या आगे बढ़ा जाए, क्या कहते हो? कर लेना बैलेंस, इसको आप आगे बढ़ते हैं, हम भी बहुत सारे सवाल लगाने। ठीक है, तो याद रखेंगे, लेड नाइट्रेट को जब हम क्या करेंगे भाई, गर्म करेंगे, तो हमको मिलेगा PbO मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, NO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, NO2 और O2। N2 गैस रिलीज नहीं होगी, ध्यान से देखेंगे, NO2 होगी और O2 होगी। ये हमारा आंसर होना चाहिए, सिर्फ O2 नहीं होगी, सिर्फ NO2 नहीं होगी, दोनों होगी। बिल्कुल सही बात है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, 1 मिनट, बैलेंस रिएक्शन कमेंट बॉक्स में, गॉट इट, और देख लेना एक बार। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। अपघटन मतलब कोई एक चीज होगी, उसका क्या हो रहा होगा भाई, वियोजन हो रहा होगा, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट रहा होगा। ठीक है, तो ये तो अपघटन नहीं है, ये भी अपघटन नहीं है, ये एक प्रकार का आइसोमर है, समावयव बन रहा है। ये अपघटन लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें एक अकेली जो चीज है वो 2 चीजों में टूट रही है, तो ये एक प्रकार का अपघटन है। भैया आप तो संयोजन है, आप एक तरफ रहें, आपकी यहां पर जरूरत फिलहाल में नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सीखने के काम आएंगे। तो ये हो गया संयोजन, तो ग हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपका जो पोटेशियम क्लोरेट है उसका क्या हो रहा है भाई, अपघटन हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो वो आपका होना चाहिए आंसर। एक बार क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल लगाने, बहुत सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना और एग्जाम में बढ़िया सा रिजल्ट लेकर आना है, बात खत्म। ठीक, चलो ध्यान से देखो। लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो भाई लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालोगे तो क्या होगा, तो अभी आपको बताया गया था थोड़ी देर पहले कि जब धातु होती है वो आपके अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसका हमें लवण मिलता है, और साथ में क्या होता है भाई, H2 गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा। क्या ये रिएक्शन होगी, Fe की रिएक्शन हमने कराई है किसके साथ, HCl के साथ, यहां 2 लगा दो, इसको आप कर दो FeCl2 और साथ में आप निकाल दो H2 गैस, जो कि ऊपर चली जाएगी वातावरण में। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन होनी चाहिए। जब ये रिएक्शन हो रही है तो H2 गैस मिल रही है, और क्या हो रहा है, तो आयरन क्लोराइड, तो लिखा हुआ है क्या, तो ये हमारा आंसर सही होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। धातु, अम्ल, लवण और हाइड्रोजन गैस, कहानी समझ में आ गई? तो आंसर हमारा इस रिएक्शन के हिसाब से ये होना चाहिए, जो कि है। स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत वाली बात, पक्का पक्का? चलो, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुट करिए। ठीक है, हमारी टीम उसको सॉल्व करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सबसे पहले तो इस रिएक्शन को हम अपने तरीके से लिखेंगे भाई। ये कॉपर है, वो ऑक्सीजन के साथ है और हमने H2 की रिएक्शन करवाई, हमको क्या मिला? तो भाई CO मिला और साथ में मिला H2O। ओके, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? तो ध्यान से देखिए, धातु ऑक्साइड था, धातु ऑक्साइड था, है ना? धातु ऑक्साइड था, किसके साथ? H2 के साथ। क्या मिला? धातु मिला और साथ में क्या मिला भाई? जल मिला। ठीक है, समझ लेते हैं इस चीज को। हुआ क्या भाई? आपका जो CuO है इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया। जब इसने ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ऑक्सीजन का छोड़ना क्या कहलाता है? याद करो, ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है भाई? अपचयन कहलाता है। तो इसमें तो अपचयन हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें तो अपचयन हुआ। अच्छा जी, हाइड्रोजन जो है उसमें आकर ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन जो है उसका क्या हुआ? तो भाई इसका तो उपचयन हुआ। तो किसी का अपचयन हुआ, किसी का उपचयन हुआ, इसको हम ऑक्सीकरण संख्या से भी समझ सकते थे। ठीक है, तो उपचयन भी हुआ, अपचयन भी हुआ, उदासीकरण तो नहीं हुआ। तो ये तो फिलहाल में ऑप्शन में नहीं है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, वो क्या होनी चाहिए भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया। अकेला अपचयन होता तो पहला आंसर, दूसरा आंसर होता। अकेला उपचयन होता तो पहला आंसर होता। दोनों हो रहे हैं, इसलिए क्या होनी चाहिए? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? आ जाओ। अरे सिर्फ अपचयन कैसे भाई? अपचयन तो हुआ, उपचयन भी हुआ। नहीं नहीं, इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। उसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है +2 से 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हुआ है, बड़ा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसका होगा रेडॉक्स रिएक्शन। रुको रुको 1 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, ये लो, क्लियर है? पक्का पक्का, इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका, इसको हम फिर से लिख लेते हैं भाई। 2Cu + O2 और आपको मिलेगा 2CuO। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है भाई? उपचयन कहलाता है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये उपचयन कहलाएगा, है ना? चलो लिख देते हैं इसको। ऑक्सीजन का जुड़ना है तो क्या कहलाएगा भाई? तो उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उपचयन किसका? तो कॉपर का। इसका हुआ क्या? आपका उपचयन। चलो, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है क्या? अच्छा, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं हम इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है, ऑक्सीकरण लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का ऑक्सीकरण 2 बार क्यों आ गया भाई? अच्छा, एक ही चीज है। कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का किसी एक में अपचयन रहना चाहिए, या तो पहले में या दूसरे में, और कॉपर का नाइट्रेशन तो नहीं है, तो ये तो गलत ही है। वैसे भी इसको ध्यान नहीं देंगे, ये तो गलत है। दोनों में कॉपर का ऑक्सीकरण है, किसी एक में उपचयन होगा, तो आंसर A और B नहीं हो सकता, कोई एक होगा। दोनों तो फिर ना, पता है क्या हुआ होगा? यहां पर ऑक्सीकरण नहीं रहा होगा स्टूडेंट्स। पता है, ये थोड़ा सा हमारा जो कंप्यूटर है ये कह रहा है कि सर हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं, गलत ऑप्शन 1-2 रख देंगे, जिससे आप जो है थोड़े कंफ्यूज हो जाएं और बच्चों को कॉन्सेप्ट सही करने का मौका मिले तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखो उपचयन। ठीक है, जो उपचयन होता है उसका परेशान होने वाली बात नहीं है भाई। जो उपचयन होता है उसी का एक और नाम क्या है? ऑक्सीकरण है। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण भी हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है, तो A और B दोनों सही होंगे। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का नोट कर लो। प्रिंटिंग मिस्टेक था थोड़ा सा, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है स्टूडेंट्स, है ना? ठीक है, चलिए हो गया। अगला सवाल। अगले सवाल में पूछा गया है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया है जो आपकी कैसी है भाई? द्विविस्थापन है। द्विविस्थापन मतलब क्या? 2 अलग अलग अणु, 2 अलग अलग तत्व जो रहेंगे वो आपस में एक्सचेंज खेलेंगे, एक नहीं 2 अलग अलग, राइट? चलिए, तो ये जो है ये क्या है? ये तो संयोजन है। ध्यान से देखो,
ये तो संयोजन है भाई, है ना। ये जो है ये भी संयोजन है, ये भी संयोजन है, पर यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर बाहर निकल रहा है और क्लोरीन के साथ कनेक्ट हो रहा है। ओके, सिल्वर बाहर निकल रहा है, किससे कनेक्ट हो रहा है भाई, क्लोरीन से बाहर निकल रहा है। कहानी समझ में आई, पक्का पक्का। चलो, सिल्वर कनेक्ट हुआ क्लोरीन से, यहां से NO3 बाहर निकला, वो Na से कनेक्ट हुआ, तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात। द्विविस्थापन अभिक्रिया, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल इसका चाहिए? दो अलग अलग बॉटल ले लीजिए, एक आकार की अलग अलग ढक्कन रंग की, दो बॉटल ले लीजिए एक आकार की अलग अलग रंग की। बात समझ में आ रही है? ये देखो बनाते हैं अभी, देखो परेशान नहीं होना। देखो एक बॉटल ये है, ध्यान से देखो, एक बॉटल ये है स्टूडेंट्स, पक्का पक्का, ठीक है। तो इसका ढक्कन कैसा था भाई, तो ब्लैक था। एक और बॉटल बनाते हैं पड़ोस में उतनी ही बड़ी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपकी ड्राइंग ना कितनी खराब है, एग्जैक्ट बॉटल बनी नहीं रही है। तो देख लेते हैं एक बार, देखो देखो, ये लो, दो बॉटल बनाई, एक जैसी दिख रही है क्या, लाल वाली थोड़ी सी छोटी दिख रही है, उसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब ध्यान से देखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन क्या होता है। तो मैंने क्या किया, लाल वाले तरफ से ढक्कन निकाला और उसको काली तरफ लगा दिया। ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आई? ढक्कन निकाला लाल वाले से और काली बॉटल में लगा दिया, और जो काली वाली बॉटल थी उससे मैंने निकाला ढक्कन किसमें, और वो लगा दिया लाल वाले में। तो क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? तो देखो, द्विविस्थापन, पहले का ढक्कन दूसरे में, दूसरे का ढक्कन पहले में, मतलब ऐसी कई चीजें हमारी लाइफ में डेली होते रहती है। तो ये जो प्रक्रिया यहां पर हुई, इसको हम कहते हैं भाई द्विविस्थापन। क्या कहते हो, क्या है ये, द्विविस्थापन। वही तो हुआ, ये हमारा होगा आंसर। पक्का पक्का, कंप्यूटर जी आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स, पक्का ना, चलो ठीक, कहानी समझ में आ गई। चलिए, क्या पूछा गया है, विक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ठीक है, विलेय होता है, अविलेय होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो भाई आपका विक्षेपण जो है, ये अभिक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, तो अविलेय होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना, बिल्कुल सही बात है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब क्या पूछा गया। अभी निम्नलिखित में से कौन सी एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है। बात समझ में आ रही है? वो क्या होनी चाहिए आपकी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब अपचयन क्या होता है भाई, तो या तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकलना। और ये सारी चीजें जो हैं उसको आपको बताया गया, ध्यान से देखो। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है स्टूडेंट्स, और ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन भी साथ में होता है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो इस हिसाब से ये जो हमारी पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी जो है अभिक्रिया, ये होनी चाहिए, और यही हमारा आंसर है। क्योंकि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो यहां से ऑक्सीजन बाहर निकली है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का बाहर निकलना है आपका अपचयन। और यहां से देखो, हाइड्रोजन में जाकर ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गई है, जुड़ गई है। तो हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ, उसका उपचयन हुआ। तो जहां पर अपचयन हुआ, उपचयन हुआ, वहां पर वो होगी आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। कहानी समझ में आ रही है ना? पक्का पक्का। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, ग। क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो अब पूछा गया है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आप बस मुझे ये बता दें कि जब श्वसन होता है तो क्या होता है। भोजन के श्वसन का भोजन के पाचन में भी अहम रोल होता है। बात समझ में आ गई? तो श्वसन क्या है, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब ये कि श्वसन के समय पर जो भोजन होता है उसमें पाचन होता है और उससे जो ऊर्जा है वो बाहर आती है। ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा बाहर आती है स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई, ऊष्माक्षेपी। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी सारे सवालों को खत्म करेंगे। चलिए, अब पूछा गया है रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये जलीय विलयन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया है भाई, यहां पर सोडियम क्लोराइड लिया है, इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, वाटर के साथ कराई। बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, ध्यान से देखिए। जो सोडियम था उसका आयन जो है वो जल के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक्वस। और ये कैसे लिखते हैं भाई, इसको भी हम लिखते हैं एक्वस। हम इसको यदि ऐसे नहीं लिखते तो फिर कैसे लिखते,
तो फिर हम इसको ऐसे लिखते, ध्यान से देखो, ये हो गया Na+, यहां पर आ गया H2O, ये हो गया Cl-, बच्चों वाली बात है, बहुत ही आसान है। बात समझ में आ रही है? पक्का ना? इसका मतलब ये कि किसी भी चीज के जलीय विलयन में जो प्रतीक होगा वो क्या होगा, तो भाई एक्वस होगा, एक्वा, जल। बात समझ में आ रही है? इसलिए जल को साफ करने वाला या उसको सुरक्षित करने वाले को हम कहते हैं एक्वा गार्ड। बात समझ में आई? एक्वा यानी क्या होता है भाई? जल होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या कहते हो? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, यही हमारा सही आंसर होना चाहिए। और ताला लगाया जाए, बिल्कुल सही बात है। कहानी समझ में आ गई? तो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन जो है वो आपके ऊपर से श्योरली जाएंगे। इसलिए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, किसी भी सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? Cl2 2Ki और 2KCl और I2। हुआ क्या, यहां से I बाहर निकला और उसकी जगह Cl जुड़ गया, तो क्या होनी चाहिए भाई? विस्थापन अभिक्रिया होनी चाहिए, द्विविस्थापन नहीं हो सकती है। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझने का एक तरीका है, बढ़िया वाला बताते हैं, ध्यान से देखिए। यदि AB प्लस CD मिलकर AC प्लस BD बना रहे हैं, कहानी समझ में आ रही है? कोई एक है A, कोई एक तत्व है आपका A, कोई B, कोई C और D, अलग अलग तत्व हैं, ये मिलकर यदि इस तरीके से बना रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन। पर यदि बात हो रही है AB प्लस C देता है आपको AC प्लस B, तो क्या हुआ? ध्यान से देखा जाएगा, जो C है उसने हटा दिया किसे भाई? B को टारगेट किया। मतलब ये कि आपका जो C है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है और जो आपका B है उसकी क्रियाशीलता कम है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी भाई? विस्थापन अभिक्रिया होगी। समावयवी अभिक्रिया क्या होती है? तो इसमें हम आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। संयोजन क्या होती है? तो उसको भी हम बना लेते हैं। ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, संयोजन वाली बात है। तो C प्लस O2 क्या हो जाएगा भाई? CO2 हो जाएगा। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? कोई दिक्कत वाली बात, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो कैसी अभिक्रिया होगी? ध्यान से देखो, क्लोरीन ने किसको हटा दिया भाई? आपके आयोडीन को हटा दिया और खुद जो है वो कनेक्ट हो गया। तो ये होनी चाहिए आपकी विस्थापन अभिक्रिया। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कर लिया? चलो अगले सवाल में क्या पूछा गया देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? अब सवाल पैदा होता है, ये लेड नाइट्रेट क्या चीज है? नाइट्रेट, 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 लेड नाइट्रेट क्या होगा भाई? तो ये होगा आपका Pb, यहां पर आएगा कहीं पर NO3 और यहां पर आएगा 2। इसको जब भी हम गर्म करते हैं हमें ये दो चीजें मिलती हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल को दूसरे तरीके से पूछा गया, थोड़ी देर पहले हमने और किया था, NO2 और O2। बात समझ में आ गई? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में आपको नोट करना है। NO2 और O2 जो है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, क्रॉस चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, पूछा गया है ये जो अभिक्रिया है भाई ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? मतलब ये कि इन दोनों को जब आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, है ना? तो इसको एक बार समझने के लिए हम अभिक्रिया को दोबारा से यहां पर लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। भाई ये अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हमने कराई, सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसके रिएक्शन मैं करा रहा हूं NH4Cl के साथ में। किसके साथ में? तो भाई NH4Cl के साथ में। एक मिनट रुकेंगे आप सभी, ठीक है? चलिए 4 यहां आएगा, ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड के साथ में इसकी हम क्या करा रहे हैं भाई? रिएक्शन करा रहे हैं। हमको क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। देखो 3 लगा हुआ है ना सामने, ठीक है? ध्यान से देखेंगे, ये जो एल्यूमिनियम है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा भाई? क्लोरीन के साथ, और ये बना लेगा आपका AlCl3 प्लस आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसका निर्माण होगा। मतलब यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर NH4 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा OH। सबसे पहले आप मुझे देखकर बताइए क्या ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस्ड है? पक्का पक्का, ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम के साथ OH 3 थे, 3 OH यहां पर थे, 3 OH वहां पर भी है। वैसे ही क्लोरीन 3 इधर पे थे, 3 उधर पे भी है, अमोनियम 3 यहां था, वहां पर भी एल्यूमिनियम। तो क्या हुआ? क्या द्विविस्थापन नहीं हुआ? ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट्स? द्विविस्थापन हुआ। एल्यूमिनियम जो था उसकी जगह कौन आ गया भाई?
तो आपका आ गया अमोनियम। बात समझ में आ रही? तो ये हो गई आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया और यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए, तो अभिक्रिया किस प्रकार की स्टूडेंट्स? ये तो ये है भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होगी? बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लिया है, सारी चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा स्पीडली क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे चैप्टर्स की भी जो तैयारी है ना, उसको बढ़िया से करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए, नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ा जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, तो इसमें तो ब्रोमीन निकला यहां से, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो भाई ये तो विस्थापन है, ये तो विस्थापन है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि यहां पर क्लोरीन के साथ और कुछ होता तो वो द्विविस्थापन हो सकता था। ये क्या है भाई? तो ये संयोजन है। क्यों है संयोजन? क्योंकि दो अलग अलग चीजें मिलकर एक नया उत्पाद का निर्माण कर रही हैं। अच्छा, यहां पर भी एक ही तत्व है, तो ये कभी द्विविस्थापन नहीं हो सकता। Fe जो है उसने किसको हटा दिया? दादागिरी दिखाकर कॉपर को हटा दिया, तो ये भी क्या होगा? आपका विस्थापन होगा। अब एक ही बचा है। बात समझ में आ रही है? एक ही बचा है, बट उसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे, नहीं तो रटना हो जाएगा। तो यहां से कॉपर निकला आपका, यहां से आपका H2 निकला, एक जगह से आपका कॉपर निकला, एक जगह से आपका क्या निकला भाई? एक मिनट रुकेंगे जरा सभी, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा ये रिएक्शन कैसी हुई, देखो ध्यान से। यहां से कॉपर निकला, यहां से H2 निकला, जहां पर से कॉपर निकला था वहां पर H2 आ गया, और जहां से H2 निकला था वहां पर कॉपर जाकर कनेक्ट हो गया। सो दिस मस्ट बी, लिखेंगे इसको बढ़िया से, क्या होगी भाई? द्विविस्थापन। क्या होगी ये? द्विविस्थापन। कहानी समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। पक्का पक्का। तो रिएक्शन कैसी होगी स्टूडेंट्स? द्विविस्थापन। क्यों होगी? क्योंकि भाई जहां कॉपर था वहां पर क्या आ गया? जहां कॉपर था वहां पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। जहां पर हाइड्रोजन था वहां पर कौन शिफ्ट हो गया? कॉपर शिफ्ट हो गया। तो ये रिएक्शन कैसी होगी? द्विविस्थापन। पहली विस्थापन, दूसरी संयोजन, और अंतिम वाली जो थी वो भी आपकी थी विस्थापन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। ले लिया? ठीक, आंसर चेक किया है, ठीक है वही था। चलो, इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? पहला H2 का जुड़ना, ठीक है, दूसरा O2 जो है इसका निकलना। कहानी समझ में आ रही है? O2 का निकलना। इसके बाद क्या होगा भाई? तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और चौथे नंबर पे होगा आपका ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसका कम होना। इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? ठीक, चलो। पूछा गया है किसका अपचयन हो रहा है? किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या ऐसी कोई चीज है जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है। इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, लिख देते हैं। यहां से यहां से यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। यहां से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रहा है, निकल रहा है। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। अच्छा जी, ठीक है। तो ऑक्सीजन यदि बाहर निकल रही है तो उसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो भाई किसका हुआ? तो CuO का हुआ। बात समझ में आ गई? रिडक्शन किसका हुआ? तो CuO का हुआ। हमारे हिसाब से जो हमने समझा है अभी तक, उसके हिसाब से जो आंसर है वो ये होना चाहिए। आप क्या कहते हो? कंप्यूटर जी से पूछा जाए एक बार, क्या कहते हो स्टूडेंट्स? पक्का पक्का? चलिए चेक करते हैं। बिल्कुल हाँ, सही बात है। मतलब ये है कि जिसमें से ऑक्सीजन निकल गया उसका क्या हुआ भाई? अपचयन हुआ। क्या ये कहानी आप लोगों के समझ में आ रही है? पक्का? चलो, यदि फिर भी कोई डाउट है, यदि किसी प्रॉब्लम में कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पटक दीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अगले सवाल में क्या पूछा गया है? कली चूना, ठीक है, और जल। हाँ ठीक है भाई, चूना और जल के बीच में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं है। कैसा है भाई? असत्य है। ध्यान से देखोगे कैसा है? तो असत्य है। रुको एक मिनट, कैसा है? असत्य है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम चूना और जल के बीच में क्या करवा देते हैं? अभिक्रिया करा देते हैं। पक्का ना? चलो अभिक्रिया कराते हैं भाई।
ये हो गया चूना, ये हो गया पानी। ध्यान से देखना, ये क्या हो गया भाई, चूना, ये हो गया आपका पानी, दोनों को मिलाया, आपको मिला चूने का पानी। वाह क्या बात है। संधि विच्छेद वाली बात, संधि वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चूना धन पानी बराबर चूने का पानी। बात समझ में आ रही है, बड़ा आसान है स्टूडेंट्स। ये क्या मिला भाई, चूने का पानी। नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम क्या होगा, तो नाम होगा आपका कैल्शियम 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 हाइड्रोक्साइड। कहानी समझ में आ रही है, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए, तो ये हमारी रिएक्शन थी। अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ, है ना। चलो देखते हैं यहां पर क्या चल रहा है। इस अभिक्रिया के फल स्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कहां बना, नहीं बना ना, गलत है फिर ये। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है भाई, CaCO3 होता है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी तो सीखना है, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों काम आते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। सही बात है। इस रिएक्शन में जब भी आप चूने में पानी मिलाते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही है, यानी कैसी होती है, उत्सर्जित होती है। बिल्कुल सही है। यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी। अच्छा, ख जो आपका ऑप्शन है उसको ख ऑप्शन को ग में पलटकर अलग तरीके से लिखा गया है। इसमें बोल रहा है इस अभिक्रिया में पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित होती है। बिल्कुल होती है। अब जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो उसी को तो हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी है। जिसमें अवशोषित होती है उसको ऊष्मा शोषी कहते हैं। जिसमें बाहर निकल रही है वो क्या होगा भाई, ऊष्मा क्षेपी होगा। कहानी समझ में आई। इस अभिक्रिया में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बना ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तीनों सही है, ये तीनों सही है। तो इन्होंने क्या पूछा है, असत्य कौन सा है। जब नीचे वाले तीनों सही हैं तो गलत कौन सा होगा, जो पहला ऑप्शन होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। कहानी समझ में आई। तो ये होगा आंसर आंसर आंसर। पक्का पक्का क्रॉस चेक करेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ मेरे को, बोलो। वो वहां पर लगा दिया टिक। अच्छा, देखना है आप लोगों को, ये देखो क्या आपको कहानी समझ में आई। मतलब ये कि जब भी आप चूने को पानी में गर्म करते हैं तो बहुत सारी ऊष्मा बाहर निकलती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। बात समझ में आ गई तो आंसर आपका आपके सामने है। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब पूछा गया है कौन सी जो है वो उभय विस्थापन है। सवाल पैदा होता सर ये उभय विस्थापन क्या है। तो भाई उभय विस्थापन का मतलब होता है द्विविस्थापन। कहानी समझ में आ रही है, ये क्या होगा भाई, तो ये होगा आपका द्विविस्थापन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, पक्का पक्का। चलिए चलो, ये तो संयोजन है, ये तो संयोजन है। सवाल एक होगा बट कॉन्सेप्ट हम सब में लगाएंगे। भाई ये भी संयोजन है, यहां पर Zn अलग हो रहा है, उसकी जगह हाइड्रोजन आ रहा है और हाइड्रोजन की जगह Zn जाकर, तो ये तो विस्थापन है भाई, ये तो विस्थापन है। क्या कहते हो, ये विस्थापन हो गई। ये जो अभी क्रिया है इसमें क्या हो रहा है देख लेते हैं। सिल्वर और सोडियम के बीच में जो खेल है, अंदर की बात है वो हो चुकी है। सिल्वर और सोडियम के बीच में, यानी चांदी और सोडियम के बीच में जो है अंदर का खेल हो चुका है। सोडियम जो है वो निकल कर सिल्वर की जगह कनेक्ट हो रहा है। क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये देखो। और सिल्वर जो निकल रहा है वो सोडियम की जगह कनेक्ट हो रहा है। तो ये हो गई आपकी उभय विस्थापन या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। कहानी समझ में आ रही है। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पक्का पक्का। तो ये हो जाएगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल हाँ सही बात है। ठीक है, पहली कौन सी थी भाई, संयोजन। तीसरी कौन सी थी, संयोजन। चौथी थी विस्थापन, दूसरी होगी आपकी द्विविस्थापन। तो यही हमारा आंसर है। हम बढ़ रहे हैं अपने सवालों की तरफ और हम कर रहे हैं बहुत सारी प्रैक्टिस मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ओके, मतलब एक असत्य होगा और बाकी के सारे सत्य होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी। चलो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। सही बात है, ऐसे नहीं लिखेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण कहलाता है। अब सवाल पैदा होता है अवकरण क्या है सर, तो इसका मतलब भी अपचयन ही है।
ठीक है। जैसे ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, उपचयन है। कहानी समझ में आ रही है? अलग अलग शब्द रहते हैं जिससे आप थोड़े थोड़े परेशान होते हो, पर हम हैं आपको परेशान नहीं होने देंगे, ठीक है। अवकरण है तो अवकरण का मतलब भी और क्या होता है स्टूडेंट्स, उपचयन होता है। तो ये भी सही है, सही है, सही है, सही है, ये भी सही है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग अवकरण है। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकारक पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं और अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। बिल्कुल सही बात। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है भाई, तो इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, रुकिए एक मिनट। रिड्यूसिंग, अवकारक पदार्थ है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसका क्या होता है, तो आपका ये जो है ऑक्सीकरण होता है। तो अवकारक पदार्थ को हम और क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं अपचायक। तो आप याद करो, कहानी आप लोगों के सामने थी, आप याद करो ध्यान से क्या लिखा हुआ था भाई। जिसका उपचयन होगा वो अपचायक होगा, जिसका, हाँ अब देखो देखो देखो, कंफ्यूज नहीं होना। उपचयन का मतलब किससे है, ऑक्सीकरण से है ना, ऑक्सीकरण से है। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, अपचायक होगा। जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा। ये ऐसा है। कहानी समझ में आ रही है? तो अच्छा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा। तो उपचायक वो होगा जिसका अपचयन होगा, अपचायक वो होगा जिसका ऑक्सीकरण होगा। अब इस सवाल पर आ जाते हैं, ध्यान से देखना। देखो, तो जो अपचायक है उसका क्या होता है भाई, उपचयन होता है। जो आपका अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका उपचयन होता है, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। वही तो लिखा था, ऑक्सीकरण होता है, तो लिखा है देखो। तो अवकारक पदार्थ को ही हम अपचायक कहते हैं, और अपचायक का क्या होता है, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण होता है। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये भी सही है। जब तीनों ही सही है तो ये वाला क्या होगा, क्या कहते हो, ये होगा गलत, ये होगा गलत। ऑक्सीकारक पदार्थ का ऑक्सीकृत नहीं होता। क्या होता है भाई, ऑक्सीकृत नहीं होता। वो क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ यदि है तो उसका अपचयन होता है। तो आंसर जो है वो हमारा, अरे 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 रुको, असत्य बताना है ना। अवकारक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन नहीं। गड़बड़ गड़बड़ बात है, चलो गड़बड़ बात है ना। रुको, यहाँ लगा देते हैं और इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भाग जो है उसको दूर करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो ये हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये आपका जो ऑप्शन है वो कैसा है भाई, गलत है। बाकी के सही सारे जो हैं वो सही हैं। समझ में आ गई कहानी? पक्का पक्का। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन दहन अभिक्रिया है? अच्छा जी, उबलना दहन तो नहीं है। उबलना जो है स्टूडेंट्स, ये तो दहन नहीं है, हम सब जानते हैं उबलना दहन नहीं है। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना दहन नहीं है, मोम का जलना दहन है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। पेट्रोल का जलना बिल्कुल दहन है, क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकलती है। बिल्कुल सही बात, ये आंसर होना चाहिए। इनमें से कोई नहीं हो सकता। आंसर होगा पेट्रोल का जलना। कहानी समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, पेट्रोल का जलना। एक बार क्रॉस चेक करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? चलिए, तो इस रिएक्शन को ही हम दोबारा लिख लेते हैं भाई। 2PbO प्लस C एंड इट गिव्स व्हाट, 2Pb, Pb Pb Pb, ठीक है, Pb प्लस CO2, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO2, ठीक है ना, चलेगा। अब देखो, इसमें से ना ऑक्सीजन निकल रहा है बाहर, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मतलब हम लिखेंगे इसका, जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, मतलब अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन जुड़ता तो उपचयन होता, तो इसका क्या हो रहा है भाई, इसका अपचयन हो रहा है, हो रहा है। क्या आपको कहानी समझ में आई? और देखो, कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका क्या हो रहा है भाई, तो इसका उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है, और आपके PbO का क्या है, अपचयन हो रहा है। यहां तक की बात समझ में आ गई? क्यों?
ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए, तो ये ऑक्सीकृत हो रहा है, सी का अवकरण हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है सर उपचयन क्या है? तो भाई उपचयन ही आपका, नहीं अपचयन अवकरण है, ठीक है। पीबीओ का अवकरण हो रहा है, पीबीओ का अवकरण हो रहा है। अवकरण क्या होगा? तो उपचयन को ही अवकरण कहते हैं अथवा अवकरण। कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? तो आंसर होना चाहिए हमारा ग होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अवकरण, देखो एक नया नाम मिला, ध्यान से देखो, एक नया नाम मिला। बात समझ में आ रही है? लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहां लिखेंगे इसको? देखो नए नए नाम मिलते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? एक और लेते हैं, ध्यान से देखना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। उपचयन, उपचयन का नाम क्या है भाई? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। कहानी समझ में आ रही है? इसी तरीके से जो आपका अपचयन होता है, ठीक है, इसका नाम क्या है? अवकरण। ठीक, इंग्लिश में भी पटक देते हैं, परेशान होने वाली बात नहीं है। यह आपका ऑक्सीडेशन है। बाबूजी, तो यही आपका ऑक्सीकरण है। ये आपका क्या है भाई? तो ये रिडक्शन है। बात समझ में आ रही है? अच्छा ध्यान से देखो, बढ़िया चीज बता रहा हूं। यहां से ऑक्स लिया, यहां से आरईडी लिया, दोनों को मिला दिया, तो जिसमें ये दोनों होगा वही होगी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हो? कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? तो उपचयन ऑक्सीकरण किसका होता है? उपचयन किसका होता है भाई? ठीक है, तो ये होता है आपके अपचायक का। रुको 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 रुको, कंफ्यूज नहीं होना है। अपचायक का क्या होता है? उपचयन होता है। अपचयन किसका होता है? उपचायक का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा है वैसे कंफ्यूजिंग पार्ट, पर हम हैं यदि तो घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? चलो नोट कर लो। कर लिया? पक्का ना? तो ध्यान से देखिएगा, तो अपचयन और अवकरण एक ही चीज है। अब यहां पर आ जाते हैं हम, तो वही तो लिखा हुआ है, देखो ना ध्यान से। अवकरण और अवकरण क्या होगा? आपका अपचयन होगा। बात समझ में आ रही? अपचयन क्या होगा? तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना होगा, तो वही हमारा सही आंसर है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। कोई डाउट यदि है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। पक्का पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, क्या प्रारंभ करता है भाई? जलना। बात समझ में आ रही है? किसी भी तापमान पे तो चीजें जलती नहीं है, हर चीज के जलने के लिए एक न्यूनतम तापमान तो चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ज्वलन ताप। अच्छा, द्रवणांक क्या है भाई? तो वो जिस पर ठोस से क्या होगा? द्रव होगा, वही द्रवणांक है। इसका उल्टा भी वही होता है। क्वथनांक क्या है भाई? तो द्रव से किस में होगा? तो गैस में होगा। क्रांतिक तापमान कुछ और है, ठीक है, ये अवस्था परिवर्तन के समय पर होता है। अवस्था परिवर्तन के समय पर होगा, परिवर्तन के समय पर होगा आपका क्रांतिक तापमान। तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जब साबुन की, आपकी साबुन से जब कपड़े की सफाई होती है, तो ऐसा न्यूनतम तापमान जिस पे झाग बनना चालू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं क्रांतिक। और भी बहुत सारे हैं। केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बच्चों 3 ऐसी जगह होती हैं जहां पर क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रांतिक तापमान जो है वो उपयोग किया जाता है। तो इसको हम फिलहाल में नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास के लिए है। तो आंसर क्या होगा आपका? ज्वलन ताप। करेंगे? पक्का पक्का। देख लो ध्यान से, बिल्कुल सही बात। बात समझ में आ गई? पक्का ना? तो बहुत आसान सवाल था, इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट करो। हम बढ़ रहे हैं आगे अगले सवाल की तरफ, और पूछा गया है रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान से देखोगे, आप इसको गर्म करोगे तो क्या होगा भाई? ठीक है, तो आपको मिलेगा Na+ और साथ में मिलेगा Cl-। यदि यह अभिक्रिया हो रही है तो संकेतों के रूप में नहीं कह सकते, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरण के द्वारा, बिल्कुल सही बात है, सरल सूत्रों के द्वारा ये कुछ होता ही नहीं है। कहानी समझ में आई? तो क्या होगा भाई? प्रैक्टिस बढ़िया से कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स आपके अंदर हैं, तो क्या होगा? समीकरणों के द्वारा
आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। कहानी समझ में आ गई? तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, आंसर है हमारा समीकरणों के द्वारा। चलो स्टूडेंट, मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में, हाँ या ना? ठीक है। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो कुल परमाणु, ध्यान से देखो, ठीक है, एक तरफ लिखा हुआ है अभिकारक, जो रिएक्ट करते हैं, अभिकारक, अभिकारक, और इससे बनता है आपका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो दोनों तरफ जो परमाणु है, परमाणु जो है दोनों तरफ, परमाणु की संख्या जो है वो कैसी होनी चाहिए भैया? तो ये होनी चाहिए समान। कैसी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? ये होनी चाहिए समान, यानी कि एक जैसी। तो देख लेते हैं, एक आयरन है, एक आयरन है, क्लोरीन 2 है, 3 है, गलत। नाइट्रोजन 1 2 2 है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, सही। एक आयरन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 आयरन है, गलत। एक पोटेशियम, एक ब्रोमीन है, यहां एक ब्रोमीन है, 2 क्लोरीन है, यहां पर 1 क्लोरीन है। रिएक्शन सही है पर बैलेंस्ड नहीं है, तो ये भी गलत। तो दिस मस्ट बी अवर आंसर। क्या कहते हो, बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? तो हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए ख। क्लियर? बिल्कुल सही बात। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा ख होगा, है ना? चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही आसान है यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। सवाल क्या है? सिल्वर नाइट्रेट यानी कि ये AgNO3, इसकी जलीय विलयन में हम मिला रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, तो हमको मिल रहा है अविलेय सिल्वर क्लोराइड। ठीक है जी, सिल्वर क्लोराइड बना लेंगे, AgCl बनाया आपने, और यहां पर आपका क्या हुआ, AgCl बनाया और ये NaNO3 हो गया। तो देखिए एक प्रकार की द्विविस्थापन तो है, ये विस्थापन नहीं है पर द्विविस्थापन है, संयोजन तो नहीं है, अपघटन भी नहीं है, विस्थापन अभिक्रिया तो है, द्विविस्थापन भी है क्या? तो भाई क्वेश्चन जो है वो मुझे लग रहा है स्टूडेंट्स की बोनस सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो द्विविस्थापन है ना? हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये है भाई आपका द्विविस्थापन। बात समझ में आ रही है? तो द्विविस्थापन है, इसीलिए ये सवाल जो है ये बोनस होना चाहिए, हो जाता है कभी कभी। बात समझ में आ रही है? बोनस क्वेश्चन होना चाहिए। उदासीनीकरण एक ऑप्शन है, पर वो तब होता है जब आप एक अम्ल को क्षार के साथ मिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलिए तो एक बार चेक कर लेते हैं, लग ही रहा था मुझे वो है, बट दिस मस्ट बी अ बोनस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ेंगे, पक्का? चलो पूछा गया है भाई शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बात समझ में आ रही है? तो ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, विद्युत अपघटन है, या फिर अवकरण है यानी कि रिडक्शन है। तो ध्यान से देखिए, विद्युत अपघटन नहीं हो सकता। पूछिए क्यों? अब खाना पचाने के लिए पेट के अंदर 2 तार थोड़ी डालेंगे और उसको बैटरी से थोड़ी लगाएंगे कि विद्युत अपघटन होगा। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता ना। कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं हो सकता। उदासीनीकरण भी नहीं है। अब ये क्या है भाई? ऑक्सीकरण हो सकता है और अवकरण यानी कि अपचयन हो सकता है। तो आंसर है आपका ऑक्सीकरण। भोजन का जो है ऑक्सीकरण होता है। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का? देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, एक अभिक्रिया लिख लेते हैं हम लोग। तो भाई ये लो चूने का पत्थर और इसके साथ में आपने मिलाया जल, और आपको मिला चूने का पानी, और चूने के पानी के साथ आपको मिली ऊष्मा। चलो ये हो गई रिएक्शन। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर, ठीक है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल हुआ है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं, ऊष्मा शोषी नहीं, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा दे नहीं रहे हो। और विद्युत अपघटन नहीं, क्योंकि यहां पर विद्युत का कोई रोल ही नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हो भाई? यही आंसर होना चाहिए क्या? पक्का पक्का? चलो देखो क्या बात है, आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। इस अभिक्रिया में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है?
अच्छा, ये जो अभिक्रिया दी हुई है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो देख लेते हैं। 4NH3 अमोनिया को जब मिलाया ऑक्सीजन के साथ में तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिला और साथ में आपको जल मिला। तो संश्लेषण है क्या? विस्थापन दिख रहा है किसी को? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिला, प्रकाश रासायनिक तो नहीं है, संश्लेषण भी नहीं है, क्या होना चाहिए? ये विस्थापन होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, ये एक प्रकार की किस प्रकार की अभिक्रिया है स्टूडेंट्स? तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन निकल के ऑक्सीजन से लग रहा है, ऑक्सीजन निकल के वापस नाइट्रोजन से लगकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है। कहानी समझ में आ रही है? मतलब ये कि आपको यदि ये पता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपके लिए समझ पाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया अभी। इस अभिक्रिया को ओके 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 थोड़ा सा यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये रिएक्शन कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, बना लेते हैं इसको हम। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसी रिएक्शन है CaO। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स है ना, CaO और यहां पर ऐसा सॉलिड है। चलिए, तो भाई एक ऐसी रिएक्शन है, इसको थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, अब याद करो। बात समझ में आई? क्या निकल रही है इसमें से? ऊष्मा निकल रही है। बात समझ में आ रही है? अब ऊष्मा निकल रही है तो क्या होगी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। तो संयोजन और ऊष्मा क्षेपी, संयोजन तो है, बिल्कुल सही है। देखो ना, CaO प्लस H2O और हमें क्या मिल रहा है? CaOH2। तो संयोजन तो है, संयोजन तो है, ठीक है ठीक है, संयोजन तो बिल्कुल है। ऊष्मा भी बाहर निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है? ऊष्मा क्षेपी भी है और संयोजन भी है। अच्छा, विद्युत अपघटन और ऊष्मा क्षेपी तो ये तो नहीं है, विद्युत अपघटन नहीं हो रहा है। संयोजन ऊष्मा शोषी, ऊष्मा निकल रही है ना, तो ये भाग सही है, ये वाला गलत है तो ये भी नहीं होगा। अपघटन और कामाशोषी तो ये भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। क्या कहते हो? बात समझ में आई? मतलब संयोजन हो रहा है और साथ में क्या हो रहा है? ऊष्मा क्षेपी। मतलब ये है कि दो चीजें मिलकर एक नई चीज बना रही है और साथ में ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही है। तो हमारा आंसर जो है वो क होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया। बच्चों क्वेश्चन ही खत्म हो गए। मतलब ये कि अब हम बात कर लेते हैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर ऐसे सारे क्वेश्चंस, सारे चैप्टर्स और सारे टॉपिक्स के जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बात कर रहा हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की, जहां पर आपको ये सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक छोटे से क्लिक की जरूरत है, रजिस्टर फॉर फ्री में। मतलब ये कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई पैकेज या कूपन सिस्टम नहीं है, हम सिर्फ आपकी एजुकेशन पे फोकस करते हैं और सारी की सारी एजुकेशन मिलती है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी मतलब एक दो चैप्टर्स की बात नहीं हो रही है, एक दो टॉपिक्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे के पूरे कंप्लीट सिलेबस की। आपकी कोई भी क्लास है, आपका कोई भी बोर्ड है, आपका कोई भी विषय है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको एजुकेशन जो है वो मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करेंगे? तो भैया आप रजिस्टर करेंगे। क्लियर हो गया? यदि आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया है तो आप वहां पर क्लिक कीजिए, विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपको मिलेगा, कहां गया देखो, कुछ ऐसा। मतलब ये कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो पूरी टीम है वो लेकर आई है आपका पूरा सिलेबस। किसके लिए? जैसे देखो कक्षा 10वीं के लिए। बात समझ में आ रही है? और भी कक्षाओं के लिए, मतलब सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लेते हैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ना है तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर क्लिक करेंगे। मान लेते हैं आपको मैथ्स पढ़नी है, गणित, तो आप यहां पर क्लिक करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? आप जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने होगा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का पूरा पिटारा। यस और नो? देखो कैसे होगा भाई। तो देखिए परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक को सॉल्व करना जरूरी नहीं है। मतलब ये कि आपको हर टॉपिक को समझना पड़ेगा, पूरे चैप्टर का पूरे चैप्टर का वन शॉट रिवीजन लेना पड़ेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा, बहुत सारे एमसीक्यूज करने पड़ेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और ये सारी चीजें आपको करवाता है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी कुछ इन सारे पॉइंट्स के साथ में।
बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फुल कोर्स जो है स्टूडेंट्स वहां पर क्लिक करना है। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे आपको क्या मिलेगा भाई? आपको आपके सिलेबस का पूरी विषय सूची, जिसमें एक डेमो के लिस्ट में जैसे क्या दिया हुआ भाई, सिलेबस ओवरव्यू। कहानी समझ में आ रही है? तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट हैं, आपका कोई भी बोर्ड है, आपका यदि हिंदी मीडियम है, आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में कोई भी परेशानी है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है और वो है आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा नए कॉन्सेप्ट के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप प्लीज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।